अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फूड हैंडलिंग और फूड सेफ्टी, यानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारा फूड का सेफ़ होना जब तक वो दूसरे के लिए कंज्यूम करने के लायक हो। बाकी ये कि कंटेमिनेशन से हम किस तरीके से बच सकते हैं और अपने फूड को किस तरीके से सेफ बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि हमने फार्म से लेके फोक तक अपने फूड को किस तरीके से सेफ बनाना है, हेल्दी बनाना है, कोई उससे बीमार ना हो, किसी को कोई फूड पॉइजनिंग ना हो। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता, हमें मुस्तकिल बीमारियां हो रही होती हैं, लेकिन वो हमें लगता है कि कोई और वजह है, लेकिन वो सारी वजह यूजुअली 90% वजह जो हमारे फूड की होती हैं कि हम अपने फूड को किस तरीके से डील करते हैं और किस तरीके से हम उसको खुद ही अपने हाथों से कंटेमिनेट करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्पेशली वो लोग जो कि फूड से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या वो न्यू स्टूडेंट्स जो अभी अभी फूड इंडस्ट्री में आए हैं या आने का सोच रहे हैं, उनको ज़रूरी है कि वो जो है वो सेफ्टी का सर्टिफिकेट लें और सेफ्टी के बारे में जानें, फूड सेफ्टी के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखो और जो लोग घर की औरतें हैं वो भी देखें इस वीडियो को, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि कितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती है और आपकी प्रैक्टिसेस में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। तो फूड सेफ्टी के तकरीबन 9 टॉपिक्स हैं और मैंने 9 टॉपिक्स को ही इस वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड बॉर्न इलनेस के बारे में। फूड बॉर्न इलनेस क्या है, यानी कोई भी बीमारी आपको फूड की वजह से हो रही है, यानी आपने कोई ऐसा फूड खा लिया या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपके जिस्म के लिए ठीक नहीं है और आपको बीमार कर रही है। और ज़रूरी नहीं है फूड, इट कुड बी अ बेवरेज, इट कुड बी द वाटर दैट दे यूज आपका सैलड धोने वगैरह के लिए, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। सो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मुस्तकिल वॉमिटिंग की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है जैसे लूज मोशन वगैरह हो गया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक्स, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं जैसे फीवर हो सकता है आपको इस वजह से। यानी कोई सा भी फूड आपने ऐसा कंज्यूम कर लिया जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बीमार कर रही है, दैट वॉट वी कॉल फूड बॉर्न इलनेस। दूसरी बात यह कि सबसे ज़्यादा फूड बॉर्न इलनेस उन लोगों को होती है जिनके इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए। तो आप मेक श्योर करें कि कभी भी आप किसी को फूड सर्व कर रहे हो तो आपके हाथ धुले हों और जो यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कटलरी यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ साफ़ हो, आपके हाथ साफ़ हों, आपने अपने बाल सही से रैप किए हुए हों, और बाकी जो भी आप फूड के प्रैक्टिस हैं वो हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए, कटलरी वगैरह सैनिटाइज होनी चाहिए। बाकी ये कि अगर फूड अथॉरिटी वाले आते हैं तो वो आपको 3 तरीके से जज करते हैं, मतलब अप्रूवल देते हैं। एक ये होता है कि आपका रेस्टोरेंट फॉरन अप्रूव हो गया, दे गिव यू अ कार्ड। अदरवाइज अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं ठीक, कहीं पे कॉकरोचेस वगैरह हैं या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि अनसेफ हेल्दी फूड प्रैक्टिस है, तो फिर वो आपको एक चांस देते हैं, यानी आपको पास कर देते हैं और 72 आवर्स में यू हैव टू फिक्स योर रेस्टोरेंट जैसे पहले था, मतलब होना चाहिए। और बाकी जो है वो अगर नहीं है कुछ इस तरह की प्रैक्टिस उन्होंने देख ली, अल्लाह ना करे, तो फिर आपका रेस्टोरेंट बंद हो सकता है, वो आपको सू कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात तो इतने बुरे तरीके से गवर्नमेंट आपको जो है वो सू करती है कि दोबारा आप कभी रेस्टोरेंट खोल ही नहीं पाते। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको रियलाइज़ हो और आपको पता चले कि कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हम बीमार भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्टोरेंट या हमारा फूड बिजनेस है वो ख़राब हो सकता है, उसकी रेपुटेशन बैठ सकती है। बाकी ये कि हमेशा याद रखें जब भी फूड आ रहा है यू हैव टू लेबल द फूड्स, और उसके जो है वो जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो आप खुद भी करें, अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी करवाते रहें साथ के साथ। और अगर कोई सिक है तो अवॉइड करें कि वो फूड के करीब ना आए, और फूड को ज़्यादा अच्छे से ना डील करे, या फिर आप उसको ऑफ दे दें। अगर किसी को कट एंड वूंड है तो फिर बेहतर है कि आप उसको अच्छे से कवर अप करो, ग्लव्स पहनो। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं जो कि आपको मैं कॉमनली बता रही हूँ, जैसे नेल्स कटे होने चाहिए और नेल पॉलिशेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा परफ्यूम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सारी फ्रेगरेंस के जो जर्म्स हैं वो खाने में जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो हमारे फूड को पॉइजनस बनाते हैं, यानी अनसेफ बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे फूड के अंदर अनहेल्दी और अनसेफ ऐड हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कि फूड कंटेमिनेट हो गया। यानी कोई भी चीज़, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई फिजिकल अपीयरेंस वाली चीज़, जैसे
स्टेपलर की पिन्स या इस तरह की कोई भी चीज़ चली गई हो आपके खाने में, उसको हम लोग बोलते हैं कि कंटेमिनेट हो गया फूड, यानी कि उसके अंदर कोई अनसेफ चीज़, अनहेल्दी चीज़ चली गई। तो दैट इज़ व्हाट कंटेमिनेशन। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है, यानी वो लिविंग बीइंग है छोटी, जो हमको बज़ाहिर नेकेड आई से नहीं दिखती, हमको माइक्रोस्कोप या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दो तरीके के होते हैं, एक हमारे लिए हेल्दी होते हैं और एक हमारे लिए बिल्कुल अनसेफ होते हैं। जो हेल्दी होते हैं उनको हम कहेंगे कि जैसे हम लोग ईस्ट बना रहे हैं, ईस्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो बैक्टीरिया है जो कि ग्रो होता है और हम लोग को हेल्दी करता है। योगर्ट में अगेन यूज़ हो रहा है, चीज़ वगैरह में हो रहा है, तो ये सब हेल्दी ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जो अगर हम अनसेफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं पैथोजेंस। अनसेफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं, और पैथोजन हमारे पेट में जाके जो है वो बीमारियाँ क्रिएट करते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग करते हैं, हमारा पेट खराब करते हैं, और पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ वो पैथोजेंस क्रिएट करते हैं। अब पैथोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? पैथोजेंस का सबसे ज़्यादा, मैं सबसे हाई से लो की तरफ जाऊंगी, तो सबसे ज़्यादा पैथोजेंस जो पाए जाते हैं वो रॉ मीट, रॉ फिश और जो चिकन है रॉ, उसके अंदर होते हैं। उसके बाद जो है वो अनक्लीन, यानी कि बगैर क्लीन हुई हुई कोई भी प्रिपरेशन आइटम्स, यानी कि अगर आप पीलर यूज़ कर रहे हो, आपने उसको धोया नहीं है अच्छे से, तो उसके अंदर होंगे। कोई भी चमचा जो कि आपने सुबह इस्तेमाल किया था वही आप रात को इस्तेमाल कर रहे हो, काफ़ी देर तक वो बाहर खुला रहा, उसको हम उसमें पैथोजेंस क्रिएट होंगे। जैसे कटिंग बोर्ड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, अक्सर हम ग्लव्स उतार के रख देते हैं, दोबारा उसी को यूज़ करते हैं। स्लाइसर्स हो गए, कटिंग बोर्ड्स हो गए, प्लेट्स हो गई, इवन पॉट्स हो गए, इस तरह की जो भी चीज़ें, इवन के कपड़ा जो हो गया, उन सब में पैथोजेंस जो है वो क्रिएट होने लग जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। और पैथोजेंस को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए कोई बॉडी, वो आपके पेट में जाएंगे और ग्रो करेंगे। और दूसरा कि लोगों के अंदर से भी पैथोजेंस हमारे अंदर जाते हैं। जैसे लोग अगर नाक में हाथ डाल रहे हैं, कान में हाथ डाल रहे हैं, अपने बाल बार बार छू रहे हैं, तो उनका भी हाथ कंटेमिनेट है, उसके साथ साथ हमारा फूड भी कंटेमिनेट होता है। फिर कॉकरोचेस वगैरह, कोई भी रूडेंट्स, कॉकरोचेस या कोई भी ऐसी मक्खी वगैरह जो इधर से उधर उड़ रही है, वो आपके फूड में बैठ रही है, तो भी उसको पैथोजेंस दे रही है और उसे ख़राब कर रही है, पॉइजनस कर रही है। उसके बाद पॉल्यूटेड एयर, यानी कि आप किसी गंदी फ़िज़ा में कुकिंग कर रहे हो, सॉइल के पास हो जहाँ पे मिट्टी है हर वक्त, या कोई गंदा पानी है। अब पैथोजेंस कहाँ पे होते हैं, ये सबसे ज़रूरी है जानना। पैथोजेंस होते हैं एनिमल के इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से आपको पता है कि हमारा प्रोसेस अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि इंटेस्टाइन से पास आउट करते हैं हम लोग स्टूल्स। अब किसी ने अगर अपने आप को सही से वॉश नहीं किया, तो उसके नेल्स में, उसकी रिंग में, उसके घड़ी में, जो भी आपने पहना हुआ है, स्पेशली ये जो जगह होती है सॉफ्ट हाथ की, सॉफ्ट पार्ट, इसके अंदर पैथोजेंस जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद जब हम फूड यूज़ करते हैं तो वो पैथोजन फूड में चला जाता है। सेम इज़ द केस विथ फ्लाइज। अगर जो है वो फ्लाई किसी गंदे पार्ट पे बैठी है या उसने खुद भी वॉशरूम किया है, तो उसके पैरों में, उसके विंग्स में वो पैथोजेंस होते हैं। जब वो फूड पे बैठती है तो वहीं पे झाड़ती है, और जब हम खा लेते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन में उसके अंडे और उसकी गंदगी जाती है और वो हमारे उसमें पैदा होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इंसान और मक्खी का हो, आप जानवरों का भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग व्हील लेते हैं या मुर्गी का गोश्त है, उसकी भी आंतों में इस तरह से होता है। जो हैंडलर है वो उसको इस तरीके से यूज़ कर रहा है कि उसके हाथों में उसकी गंदगी लग गई और आपके पास चिकन आई, आपने उसे सही से वॉश नहीं किया, कुक नहीं किया, तो वो पैथोजेंस आपकी बॉडी में भी जाते रहते हैं। सो पैथोजेन से बिल्कुल बचें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ, कि हमारे पास 4 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, और वो आपका फूड बहुत आसानी से जो है वो कंटेमिनेट करता है। अब बैक्टीरिया को रोकने का तरीका ये है कि आपने अपने फूड को 74 डिग्री सेल्सियस से अबव लेके जाना है टेम्परेचर में। वेदर यू आर कुकिंग, आप पानी क्यों नहीं उबाल रहे हो, आप अंडे क्यों नहीं उबाल रहे हो, और क्यों अंडों में भी पैथोजन होता है, क्योंकि आपको पता है वो मुर्गी के किस पार्ट से निकल रहा है। अब मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, यू नो एवरीथिंग। तो 74 डिग्री सेल्सियस से अबव जब आपका फूड हीट पे जाएगा तो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप कुकिंग करें, कोशिश करें कि इतना हो इनर टेम्परेचर,
नॉट आउटर टेम्परेचर। अगर आप होल चिकन बना रहे हो तो आप आउटर टेम्परेचर नहीं लोगे, इनर टेम्परेचर लोगे, ताकि आपको पता चले कि अच्छा मेरा बैक्टीरिया जो इसके अंदर मौजूद होगा, जो मैंने नहीं धोया या मुझसे हैंडलिंग के अंदर कहीं पे मिस हो जाता है अक्सर, तो वो मर जाएगा। तो सबसे कॉमन जो मिसाल है आप लोगों ने भी सुनी होगी बैक्टीरिया की, विच इज़ सैमोलिना, यानी कि वो इस तरीके के, आई होप आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। आप लोगों को साइड पे भी इंशाल्लाह पिक्चर मिल जाएगी। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया, तो इस तरीके का होगा। और ई कोलाई, ये दोनों इसकी ही मिसालें हैं। उसके बाद वायरसेस के बारे में हम बात करते हैं। वायरसेस जो है वो यूजली वाटर में या आइस वाली जगह पे ज़्यादा होते हैं, जैसे फ़िश हो गई, फ़िश को हम ठंडा रखते हैं, या कोई ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जहाँ पे हम जिसको हम फ्रीज़र में रख रहे हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस वहाँ पे ग्रो करता है अपने आप को, उसमें ही पाया जाता है। और अगर अगेन हाथ नहीं धुले हुए हैंडलर के, फूड हैंडलर के, तो वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वायरस जो है वो आपको आपका पेट ही ख़राब करे, बल्कि आपको और मुख्तलिफ इन्फेक्शन वगैरह भी देता है। मुस्तकिल गला ख़राब, सर में दर्द, या कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, ज़रा सा बच्चा गिरा तो उसकी चोट पे इन्फेक्शन हो गया, दैट इज़ बिकॉज कि उसकी बॉडी इन्फेक्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमें उस टाइम नहीं पता चलता, लेकिन लेटर ऑन वी जस्ट रियलाइज दैट। उसके बाद इससे क्या क्या होता है, फूड बॉर्न इलनेस जो वायरस से हो रही है, दैट इज़ हेपेटाइटिस ए एंड नोरो वायरस। आपने अक्सर टीवी में सुना होगा हेपेटाइटिस से कितने लोग मर जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज कि हम लोगों की फूड हैंडलिंग्स सेफ नहीं है। उसके बाद हम पैरासाइट्स पे बात करते हैं। पैरासाइट्स वो इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इंसान के खून पे, यानी कि इट कुड बी इंसान, इट कुड बी ह्यूमन बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर पैदा होता है और उसी से वो फूड लेता है, और वो ही उसी के पेट के अंदर वो अंडे भी दे रहा है और रह भी रहा है, अपनी कॉलोनीज़ भी इजाद कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हमें पता नहीं चलता कि ये बीमारी इसकी वजह से हो रही है। दूसरा ये कि अक्सर जो बाहर के इम्पोर्टेड फूड्स वगैरह होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बेरीज़ हो गई या लेटस हो गया जो बाहर से आ रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप अच्छे से उसको धो लें पैरासाइट्स को। और जो अक्सर आप देखते हैं जो जुएँ वगैरह बच्चों को हो जाती हैं, दैट इज़ पैरासाइट। सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल पैरासाइट की वो है। आप उसको कर सकते हैं कि वो किधर पनाह लेती है, इंसान के ऊपर, लिविंग बीइंग के ऊपर। खून चूस रही है आपका, तो आपके पेट में भी पैरासाइट्स होते हैं और फिजिकल बॉडी में भी जानवरों वगैरह को भी पैरासाइट्स होते हैं। बाज़-औक़ात बिल्कुल छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं हो, बाज़-औक़ात वी कैन सी इट्स लाइक अ स्मॉल इंसेक्ट। दूसरा ये कि पैरासाइट्स को मारने का तरीका ये है कि आपने अगेन 74 डिग्री से अबव अपने फूड को लेके जाना है कुकिंग के हवाले से, और तकरीबन अगर आप उसको फ्रीज़ कर दें -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी वो मर जाते हैं, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते और उनको टेम्परेचर सूट नहीं करता, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर पे रहते हैं। दूसरा ये कि अब हम मोल्ड्स पे बात करते हैं कि ग्रीन स्पॉट्स पड़ जाते हैं अक्सर ब्रेड वगैरह पे, दैट आर मोल्ड्स। कोई सी भी चीज़ पे मोल्डेड हो, बनानास पे मोल्ड्स हो जाते हैं अक्सर। मैं ब्लैक वाली की नहीं बात करी, जो ग्रीन होते हैं, पर्पल होते हैं, ब्लू होते हैं, मोल्ड्स बाकायदगी से लगे होते हैं। आई होप आपको पिक्चर साइड पे आ रही होगी। सो या ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स होते हैं, और मैंगोज़ के ऊपर मोल्ड्स होते हैं अक्सर, खानों के ऊपर, बाज़ औक़ात तो जैम्स वगैरह के ऊपर भी मोल्ड्स आ जाते हैं। मोल्डी फूड आपने नहीं कंज्यूम करना। हमें लगता है कि अगर हम टमाटर का वो वाला पार्ट काट दें और बाकी टमाटर यूज़ कर लें, विच इज़ सेफ़ अकॉर्डिंग टू अस, तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं, क्योंकि उसकी रूट्स मोल्ड की नीचे तक चली जाती हैं और सारा बैक्टीरिया पूरे टमाटर में होता है। तो अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप उसको बचा लें, अगर आपने जान के साथ साथ पैसे बचाने हैं तो प्लीज़ उसको फेंक दें। हमें बज़ाहिर लगता है कि अच्छा हम फेंक रहे हैं, रिस्क ज़ाया हो रहा है, जब वो रिस्क ही नहीं रहा, यानी कि वो कंजप्शन के लायक ही नहीं है, तो उसको फेंक देना चाहिए, वो आपके लिए रिस्क नहीं है। ठीक है, रिस्क साफ़ सुथरा वो आइटम है जो कि हमें हेल्थ पहुँचाए, ना कि आप उसको रिस्क कहोगे कि जो ख़राब है और हमें नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो खाने के लायक ही नहीं है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। दूसरा बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ पे लग जाता है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, चीज़ पे मोल्ड लग जाती है। अगर सॉफ्ट चीज़ पे, यानी बिल्कुल सॉफ्ट, आपसे दबा के देख सकते हो, सॉफ्ट चीज़ पे अगर मोल्ड लगा है तो पूरी चीज़ ही ख़राब है। लेकिन अगर हार्ड चीज़ पे लगा है, बहुत जो सख्त वाली चीज़ होती है, उस पर अगर मोल्ड लगा है, तो आपने तकरीबन मोल्ड से 1 इंच
का डिस्टेंस नाप कर उसके बाद आप उसको सेफ नाइफ से काटोगे। अपनी नाइफ को कंटेमिनेट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसके रूट्स इतनी ज़्यादा डेंस होती है चीज़ कि वो अंदर तक जा नहीं पाता। सेफली आप चारों साइडों से अगर इफ़ यू हैव अ बिग बार तो सेफली आप चारों साइडों से एक इंच चीज़ काट के उसे डिस्पोज कर दो, यानी कि निकाल दो अपने किचन से, और बाकी जो अंदर का साफ पार्ट है वो यूज़ करो, लेकिन विदाउट कंटेमिनेटिंग योर नाइफ। ठीक है, ये हमारा मोल्ड्स तक का था। बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और बहुत तेज़ी से हमारे फूड को ख़राब करता है, स्पेशली जब वो डेंजर जोन में हो। डेंजर जोन क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस के दरमियान का जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए डेंजर जोन कहलाता है, और बैक्टीरिया के लिए आइडियल टेम्परेचर कहलाता है, जिसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है अपने आप को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपने आप को फैलाता है और इन्फेक्ट करता है हमारा पूरा फूड। सो हमारे पास दो तरीके के फूड्स हैं, एक है हैज़र्डस फूड, एक नॉन हैज़र्डस फूड। तो हैज़र्डस फूड क्या है? वो फूड जो कि मॉइस्ट है, सॉफ्ट है और उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, वो वाला फूड बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, स्पेशली डेंजर जोन में। जैसे हर किस्म का मीट हो गया, रॉ हो या कुकड हो, डेयरी प्रोडक्ट्स सारे, मिल्क हो गया, योगर्ट, चीज़, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं अगर इस डेंजर जोन में होंगी। कुक हुआ हुआ राइस, कुक हुआ हुआ पास्ता, पोटैटोज़, कोई सी भी वेजीज जो कि कुक हुई नहीं है वो सब अफेक्ट करेंगी। उबले हुए अगर अंडे रखे हैं या कुक हुआ हुआ अंडा है, स्पेशली कटा हुआ जो मेलन हम लोग फ्रिज में रखते हैं, खरबूजा या तरबूज, वो भी बहुत जल्दी अफेक्ट हो रहा होता है, फ्रिज में हो या बाहर हो। दूसरा ये कि कोई सी भी ग्रेवी आपके काउंटर पे रखी हुई है और डेंजर जोन के अंदर है, उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। अब हम बात करते हैं नॉन हैज़र्डस फूड्स पे। नॉन हैज़र्डस फूड्स वो फूड्स हैं जो कि इस टेम्परेचर में भी रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, जैसे कि ड्राई हुआ हुआ पास्ता, यानी कि रॉ पास्ता, जो राइस है वो, या फिर ब्रेड हो गई, क्योंकि ब्रेड बहुत ड्राई होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया के लिए वो आइडियली नहीं है, तो वो ग्रो भी होता है तो बहुत देर से होता है। पिकल्स, हर किस्म के पिकल्स हो गए। फ्लावर जो है, आटा, यानी कि हमारे पास मैदा है या कोई सा भी किस्म का आटा रखा है वो नहीं ख़राब होता। शुगर नहीं होती, विनेगर नहीं होता, या कोई सा भी टिन फूड है, अगर तो टिन फूड यानी कैंड फूड जो बंद है, सील्ड है, तो वो सही है, वो आइडियल रहेगा आप इस टेम्परेचर में भी। लेकिन अगर वो वही सेम फूड खुला हुआ है तो फिर वो हमारे लिए आइडियल नहीं है, बल्कि वो अफेक्ट कर रहा है हमारे फूड को। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर्स पे। तो टेम्परेचर आइडियल क्या है हमारे लिए? 60 से अबव, क्योंकि 4 डिग्री से 60 डिग्री के दरमियान तो आइडियल टेम्परेचर बैक्टीरिया के लिए। तो हमने अपना फूड इतना कुक करना है कि वो 60 डिग्री को क्रॉस कर चुके, क्योंकि यूजली हमारा कर जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरा ये कि जब भी आप कुक कर लेते हैं अपना फूड, उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम कुक कर लेते हैं फूड तो उसका टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और वो 60 डिग्री पे आता है। तो बेहतर है जब भी आप अपना खाना पकाएं तो उसको 60 डिग्री से अबव रखें। जैसे आपने सुबह अगर सर्व किया है, सुबह पकाया और शाम को अगर आपने इसको सर्व करना है, तो बेहतर है कि आप अपने अवन को 70 डिग्री या 64 डिग्री पे रखें और उसके अंदर आप सारा अपना फूड रख दें ताकि वो ख़राब ना। अब बड़ी जो बेकरीज वगैरह हैं या बड़े जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनके पास जो फूड वार्मर्स होते हैं वो सारा फूड अपने उसमें रैक्स में रखते रहते हैं, वो फूड पूरा दिन के लिए गर्म रहता है। दूसरा ये कि आपको याद होगा बचपन में जब हम कैंटीन में जाते थे तो उधर एक कांच का एक बॉक्स होता है जिसपे बहुत ज़्यादा हाई पावर वाट का जो है वो बल्ब लगा होता है। वो इतनी पुरानी टेक्निक है कि वो इतना ज़्यादा उस फूड को गर्म करता है कि वो 64 या 60 डिग्री को क्रॉस कर जाता है और फिर भी हमारा खाना गर्म भी रहता था। और उस ज़माने में कभी भी बैक्टीरिया या किसी का पेट उसकी वजह से ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि वो टेम्परेचर उसकी वजह से मेंटेन रहता है। सो ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत दफ़ा लोग यूज़ करते हैं उसको, लेकिन ये कि अब हम उसको कंसिडर नहीं करते, हमारे लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। दूसरा ये कि फ्रिज का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि बैक्टीरिया तो ग्रो करेगा लेकिन बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली, तभी जो आपकी काउंटर टॉप पे ग्रेवी रखी है वो बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट होती है, बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो होता है एज़ कम्पेयर टू जो ग्रेवी आपके फ्रिज में रखी है। वो भी ख़राब होगी लेकिन बैक्टीरिया क्योंकि 4 डिग्री पे थोड़ा स्लो ग्रो होता है। और हमारे लिए आइडियल टेम्परेचर है फ्रीज़र का विच इज़ -18, तो कोशिश करें कि आपके फ्रीज़र का टेम्परेचर -18 हो। अगर नहीं है फ्रिज का या फ्रीज़र का तो छोटे वाले फ्रिज के थर्मामीटर्स आते हैं, बिल्कुल दिस मच बड़े होते हैं, वो आप फ्रिज के दरवाजे में रखते हैं ताकि अगर फ्रिज का दरवाजे का टेम्परेचर जो है वो आपको 4 कह रहा है, 4 डिग्री कह रहा है, तो फॉर श्योर अंदर का जो है वो उससे
कम ही होगा। तो बेहतर है कि आप वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, कोई महंगा नहीं आता, और एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, वो ख़राब भी नहीं होते, तो वो वाले आप ला के रख सकते हो। सेम इज़ द केस विद अवंस के भी टेम्परेचर बहुत अच्छे वो आते हैं थर्मामीटर्स, वो अवन में के रैक पे रखे रहते हैं या लटके रहते हैं, तो फिर उससे आप टेम्परेचर देख सकते हो आपके अवन का क्या रहता है, और बेकिंग के दौरान भी वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। दूसरा, अब हम बैक्टीरिया के टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग बेहतर है कि थर्मामीटर ख़रीद लो। इस तरीके का थर्मामीटर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कोई कॉस्टली नहीं है, लेकिन इट्स अ लाइफ सेविंग टूल फॉर मी, क्योंकि कभी भी आप कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हों, कोई शैलो फ्राई वाली चिकन बना रहे हों, होल चिकन बना रहे हों, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने इसकी निडल सिर्फ उसके थिकेस्ट पार्ट पे जो है वो, यानी मीट के थिकेस्ट पार्ट पे आपने इसकी निडल इंसर्ट करनी है, टेम्परेचर रीड करना है, और आपको पता चल जाएगा कि ये गला कि नहीं गला। टेम्परेचर यूजुअली मेरे पास इधर लिखे हुए हैं, वरना आप गूगल भी कर सकते हो, तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। जैसे ये बता रहा है कि मेरे पास मिन्स मीट का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 71 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग आम जो कबाब बनाते हैं उसका है। बाकी इस पे सारे टेम्परेचर लिखे होते हैं, तो दिस इज़ एन आइडियल टूल, स्पेशली जो लोग केटरिंग करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। आप उसको अपने से आपने बिरयानी की देग या बिरयानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है, अब आपको आपको टेम्परेचर नहीं पता अंदर का कि अच्छा वो ख़राब होना शुरू तो नहीं हो रही, जब तक वो जो लाइक हम मुझे डिलीवर कर रहे हैं, तो आप उसको इंसर्ट करके अंदर का टेम्परेचर देख सकते हो। तो इट शुड बी अबव 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से अबव ही होना चाहिए। फूड बेहतर है हमारे हेल्थ के लिए भी और आपके हेल्थ के लिए भी। और अगर तो कम है तो बेहतर है कि आप उसे जल्दी से वार्मर में डालो, या फिर अगर बहुत टाइम हो चुका है तो बेहतर है कि उसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि आपका बिजनेस उसकी वजह से जा सकता है। तो बी केयरफुल, मुझे भी यही होता है किसी का बिजनेस ना हो। दूसरा ये कि टाइम, जितनी देर तक बैक्टीरिया के डेंजर जोन में आपका फूड रहेगा उतनी तेज़ी से वो रैपिडली ख़राब करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आई होप आप लोगों को पिक्चर दिख रही होगी। सो दिस इज़ 0 मिनट्स पे यह इतना सा बैक्टीरिया है, यानी एक है। सो ये 1 घंटे में इतना ज़्यादा हो चुका है, और 2 घंटे में इतना ज़्यादा है, और दिस इज़ 3 आवर्स। आप लोग देख सकते हैं 3 आवर्स में कितना ज़्यादा है कि आपका पूरा फूड जो है वो बैक्टीरिया से भरा हुआ है। तो बेहतर है कि आप यू हैव टू बी कॉन्शियस, अगर आपको अपना जो है वो फूड बैक्टीरिया सेव करना है, तो इट शुडंट बी बिटवीन 4 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। अब हम फूड कंटेमिनेशन पे बात करेंगे। फूड कंटेमिनेशन क्या है कि कोई भी चीज़ आपके फूड में चली गई विच इज़ अनहेल्दी और हमारे फूड को अनसेफ बनाती है कि हम उसको कंज्यूम कर सकें यानी खा सकें। सो 3 तरीके हैं जिससे कंटेमिनेशन हमारे फूड के अंदर चली जाती है। पहला ये कि बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, जो हमने अभी पढ़ा पिछले चैप्टर में, कि कोई सा भी बैक्टीरिया या पैथोजन या कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड के अंदर चला गया विच कॉजेज लाइक बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन उससे क्रिएट होगी। दूसरा ये कि केमिकल कंटेमिनेशन, यानी कोई सी भी केमिकल या कोई सा भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे फूड के अंदर चली गई है विच इज रिलेटेड टू केमिकल्स, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल कंटेमिनेशन, जिसके अंदर ये आ जाता है। अब वो किस तरह होगी कि हम लोग जो है अक्सर ये करते हैं कि योगर्ट जैसे होता है, दही के डब्बों के अंदर जो है फूड सेव कर दिया, रख दिया, स्टोर कर दिया, या बटर के डब्बों में हमने फूड स्टोर कर दिया। वो क्या होता है, क्योंकि वो एक दफ़ा के यूज़ के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, तो उसके अंदर से केमिकल प्रोड्यूस होता है जो हमारे फूड को मज़ीद ख़राब कर रहा होता है। तो क्योंकि वो एक दफ़ा के इस्तेमाल के लिए होते हैं। सेम थिंग फॉर द डिस्पोजेबल जो आइटम्स हैं वो भी फूड सेव नहीं होते, वो सिर्फ एक दफ़ा खाने के होते हैं। अगर आपने उसको धो के दोबारा उसके अंदर कोई चीज़ रखी है, स्टोर की है, तो वो आपकी ख़राब हो रही है और उसके अंदर कंटेमिनेशन हो रही है विच वी कॉल केमिकल कंटेमिनेशन। अब हम बात करते हैं फिज़िकल कंटेमिनेशन की, यानी कोई भी चीज़ जो कि आपके फूड के आसपास है और आपके फूड में गिर गई, जैसे कि कहीं पे ग्लास टूटा था, उसका कोई पार्टिकल हो सकता है। अक्सर हम लोग जब कोई पैकेजिंग खोलते हैं, उसकी स्टेपलर की पेन से छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा, दूध का अक्सर कार्टन का जो छोटा सा पार्ट होता है जो हम लोग काटते हैं, वो अक्सर जा सकता है। आपके नाखून जा सकते हैं, बाल जा सकते हैं, या ज्वेलरी का कोई सा पीस, कोई सा डायमंड टीच जैसे छोटे वगैरह लगे होते हैं रिंग्स वगैरह पे, वो जा सकते हैं। ज्वेलरी का कोई पार्ट टूट के जा सकता है। ये सब जो है वो फिज़िकल कंटेमिनेशन कहलाती है और हमारी फूड को ख़राब करती है। विच इज़ लाइक जब आप फूड दूसरे शख्स के पास आपका खाना जाएगा तो वो अनसेफ है और आपकी कंपनी सू हो सकती है। फूड जो है वो
तीन तरीक़ों से कंटेमिनेट हो सकता है। अभी जो हमने पहले पढ़े वो दैट वाज अ टाइप, अब हम पढ़ रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने फूड को खुद कंटेमिनेट करते हैं और उसकी क्या क्या प्रिवेंशन है। तो पहला है फूड टू फूड कंटेमिनेशन, यानी कि आपने जो है वो रॉ चिकन और कुक चिकन को साथ रखा हुआ है, यानी या फिर ऊपर नीचे फ्रिज में रखा हुआ है। तो क्या होता है कि जो रॉ चिकन या रॉ मीट है उसकी ड्रिपिंग जो है वो आपके खाने में जाती है, विच इज़ कुक्ड। और अगर सब्ज़ी वगैरह है, नीचे कोई सैलेड है या दूध का कार्टन है, उसके ऊपर भी ड्रिपिंग जा रही है रॉ मीट की। और जब हम उसको पकड़ते हैं हाथ से तो हमारा हाथ भी साथ कंटेमिनेट होता है। सबसे ज़्यादा अगेन बैक्टीरिया जो है वो खून से और जो गंदा उसका पानी होता है मीट से, उससे फैलता है। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। दूसरा ये कि उसका तरीका ये है सेव करने का कि जब भी आप कोई फ्रिज में चीज़ रख रहे हैं, हमेशा इट्स अ यूनिवर्सल रूल और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि फ़ूड को हमेशा ढक के रखें। हमेशा आपका जो खाना है, वेदर इट्स आउटसाइड, वेदर इट्स इन द फ्रिज, वेयर एवर, हमेशा आपका फूड ढका होना चाहिए। जितनी देर तक ढका रहेगा उतना बेहतर है, उसमें पैथोजेंस रिएक्ट नहीं करेंगे। कि मक्खी भी अगेन बैठ के उठ गई तो वो पैथोजेंस छोड़ देगी आपके फूड पे। दूसरा ये कि आपने जब भी कोई फूड जब बनाएं या फ्रिज में रख रहे हैं या फ्रीज़र में रख रहे हैं तो हमेशा उसको लेबल करें। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कोई परमानेंट या टेम्परेरी जो मार्कर्स होते हैं, शार्पी वगैरह, वो ले लीजिए, उससे लिख लें कि अच्छा मैंने इस डेट को इसके अंदर रखा है। तो वो भी आपके फूड की ग्रेडिंग में और आपको मदद करेगा कि कितने दिनों का ये फूड हो, क्योंकि बाज़ औक़ात हम रख के भूल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता फ्रिज में और उसमें। और आपने ऊपर लिखना भी है कि अच्छा इसके अंदर फ़िश है, इसके अंदर जो है वो चिकन है या वॉट एवर है, इट्स कुक्ड और इट्स मैरिनेटेड, तो आपने उसके ऊपर मेंशन करना है। तो ये भी आपको बचाएगा। दूसरा ये कि आपने अगेन सी फूड वगैरह को अलग रखना है, मीट्स को अलग रखना है, बाकी सब चीज़ों के पोर्शंस बना के अलग रखने हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्रिज में इधर मैं अगर सब्ज़ियाँ रखती हूँ तो मैंने इधर ही सब्ज़ियाँ रखनी है। दूसरा ये कि आपने जो है रेडी टू ईट फूड है उसको सबसे टॉप पे रखेंगे ताकि वो इजी टू रीच हो और उसके ऊपर कोई ड्रिपिंग्स वगैरह ना हो, और अगेन वो कवर्ड होगा। दूसरा ये कि आपका जो फूड फ्रीज़र्स, शेल्फ्स, हर चीज़ जो है वो इट्स अगेन अ यूनिवर्सल रूल कि आपने 6 फीट अबव, यानी जो आपका किचन का शेल्फ है, किचन का आपका स्टोरेज के बॉक्सेस हैं, या आप इवन के प्याज आलू ही क्यों नहीं रख रहे हैं अपने घर में जनरली, तो वो 6 इंच नीचे से ऊपर होना चाहिए ताकि रूडेंट्स वगैरह या कॉकरोचेस वगैरह आराम से क्लाइम ना कर सकें। और अगर कुछ है भी तो आप उसको चेक कर सकें, और अगर हेल्थ इंस्पेक्टर आता है तो आराम से उसको चेक कर सकता है। दूसरा ये कि कंटेमिनेशन फ्रिज की हम किस तरीके से बचा सकते हैं, तो आई होप कि मैं आप लोगों को पिक्चर भी शो कर सकूँ। तो ये एक इट्स लाइक एक आइडियल फ्रिज है जो कि कमर्शियली हम लोग यूज़ करते हैं। सो इधर हम लोग ने रेडी टू ईट फूड रखा हुआ है, इधर जो है वो कुक्ड फूड है या टू बी हीटन फूड है, यानी कि ये वाला जो है आप ऐसे कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद जो है ना ये वाले को या तो प्रेप चाहिए या फिर वो मैरिनेटेड है या इस तरीके के लिए, यानी हाफ डन समझ लो, ठीक है ना। कुक्ड एंड टू बी रीहीटेड, यानी कि टू बी कुक्ड हो सकता है, रेडी टू हो सकता है, यानी मैरिनेटेड हो सकता है। और जो लास्ट वाला है इधर हम लोग रखते हैं एग्स और गोश्त वगैरह, क्योंकि अगर आप इधर गोश्त रखोगे तो ऑटोमेटिकली सारी ड्रिपिंग नीचे जाएगी। लेकिन अब हमारे जो फ्रिजेस हैं उनका और ही सिस्टम है, तो ये हमारा जो पार्ट है मीट वाला सबसे टॉप पे चला गया, विच इज़ द फ्रीज़र। कि फिर भी आप बाकी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। और अंडे सबसे ऊपर नहीं जाते, ये एक रॉन्ग लाइक फ्रिज का है। अंडे हमेशा सबसे नीचे जाते हैं, क्योंकि अगेन अंडे में पैथोजन है और वो पूरी हवा वहीं से आ रही है, और पैथोजन जब अंडे पे पड़ रहा है तो वो नीचे तक जा रहा है। और अंडे भी हमेशा फ्रिज में धो के रखें और सबसे नीचे रखें। अब जो नए फ्रिजेस आ गए हैं उसमें जो ये वाला सेक्शन है वो नीचे से अलग से खुलता है फ्रीज़र, विच इज़ आइडियल। वो इसीलिए उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि जब फूड अथॉरिटी वाले उनको कहा कंपनीज़ को कि अच्छा जो है ये गलत ही जो है आप लोगों का स्ट्रक्चर है फ्रीज़र और फ्रिजिंग का, तो बेहतर है कि आप फ्रीज़र को अब नीचे रखो। तो जितने भी नए फ्रिजेस आते हैं बड़े, उनका फ्रीज़र हमेशा नीचे होता है और ड्रॉअर्स या कबर्ड्स वगैरह होते हैं। सो अपने फ्रिजेस का जब आप मेंटेन रखोगे हिसाब किताब तो फिर बेहतर रहेगा। एंड सब्जियां वगैरह कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। सब्जियां, रॉ फूड, रेडी टू ईट फूड, कोई सब्जियां रेडी टू ईट फूड में आती हैं वो सब ऊपर रहेंगी। मैरिनेटेड फूड या ग्रेवी जो कि आपने रखी हुई है प्री हीट करने के लिए या गर्म करने के लिए, जो लेफ्ट ओवर्स है वो सेंटर में आएगा और सबसे नीचे मीट आएगा। अगर आप 2 फॉलो कर रहे हैं तो अगेन मीट्स जो ग्रेवीज वगैरह हैं या मैरिनेटेड फूड है, कुक फूड है, वो नीचे रखोगे और उसके ऊपर जो है सब्जियां वगैरह रखोगे। ये भी हमारे फ्रिजेस का जो है वो थोड़ा अलग ही हिसाब है, हम लोग नीचे देते हैं वो वाला बॉक्स, विच इज़ नॉट सेफ एट ऑल।
दूसरा ये कि फूड कंटेमिनेशन होती है इक्विपमेंट टू फूड, यानी कि जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, वेदर इट्स नाइफ, वेदर इट्स कटिंग बोर्ड, वेदर इट्स पीलर, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद द फूड, आपने उसको कंटेमिनेट कर दिया और ऑटोमेटिकली आपका फूड भी कंटेमिनेट हो रहा है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इक्विपमेंट से फूड को कंटेमिनेशन करना। जैसे आप इसमें पिक्चर देख सकते हो, दिस इज़ अ सेफ प्रैक्टिस, दिस इज़ अ अनसेफ प्रैक्टिस कि एक ही कटिंग बोर्ड पे उसने सब्जी भी रखी हुई है और रॉ चिकन भी रखी हुई है, और इस वाले में वो सेपरेट कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहा है। तो कटिंग बोर्ड एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो बहुत तेज़ी से हमारा बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करती है, पैथोजेंस को लाइक अपने अंदर रखती है, क्योंकि आपने देखा है जो वाइट कटिंग बोर्ड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डेंट सा होता है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है। तो जब आप कुक फूड उसके ऊपर रख के काटते हो या सब्ज़ी काटते हो सैलड वगैरह बनाने के लिए, उस पर अगर आपने कल वाली चिकन काटी हुई है तो इवेंचुअली वो आपका पूरा जो है वो फूड को कंटेमिनेट कर रहा है और आपको बीमार कर रहा है। और सेम केस विद छुरी, कि हम छुरी से पहले जो है वो सब्ज़ी काट लेते हैं या पहले चिकन काट लेते हैं, उसके बाद सब्ज़ी या चिकन काटते हैं, तो वो भी उसकी वजह से कंटेमिनेट होती है। तो छुरी हो गई, कोई सी भी यूटेंसिल्स हो गए, प्लेट हो गई, या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं कुकर एंड कुक के लिए, वो सेपरेट रखेंगे। दूसरा ये कि वेजिटेबल्स के लिए भी कटिंग बोर्ड डिफरेंट होगा, मीट के लिए भी कटिंग बोर्ड डिफरेंट होगा। अगर आप 2 कैरी नहीं, बेहतर है कि 2 कटिंग बोर्ड ले लो या 3 कटिंग बोर्ड ले लो, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और उस पर मार्क कर लो। आप परमानेंट मार्कर से कोने पे वी लिख सकते हो, जिस स्टैंड फॉर वेजिटेबल्स, एम लिख सकते हो कि मीट्स के लिए है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यू हैव ओनली 1 कटिंग बोर्ड, तो व्हाट यू हैव टू डू, एक साइड आपने वेजिटेबल्स की बनानी है, एक साइड आपने मीट की बनानी है, ठीक है। तो आप छोटा सा वी लिख लो कि अच्छा आपको पता है, या जो आपके घर में लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा। आप उन्हें बता दो कि अच्छा ये जहाँ वी लिखा हुआ है दैट इज़ फॉर वेजिटेबल्स, आपने इधर से ही वेजिटेबल्स काटनी है। तो अगेन कटिंग बोर्ड सबसे ज़्यादा एक कॉमन है जिससे हम बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करवाते हैं खुद ही अपने फूड में। तो बेहतर है कि आप नाइफ्स भी कमर्शियल, उसमें तो नाइफ्स भी अलहदा होती हैं और फूड कलर ग्रेडिंग होती है। इंशाल्लाह इस सेशन में भी एंड में मैं आपको फूड ग्रेडिंग्स का बता दूंगी कि कलर ग्रेडिंग और फूड ग्रेडिंग को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज ईजियर फॉर यू एवरीवन टू यूज़। दूसरा हम करेंगे पीपल टू फूड कंटेमिनेशन, यानी कि लोगों से किस तरीके से कंटेमिनेशन होती है। जैसे कि अगर आपने हाथ नहीं धोए हुए, जो भी आपका हैंडलर है उसने हाथ नहीं धोए हुए, बार बार अपनी स्किन स्क्रैच कर रहा है, बाल गिर गए, अगेन आपकी अंगूठी से कोई चीज़ गिर गया, आपने कहीं पे जो है वो कुछ च्यू कर रहे हैं, अपना कुछ च्युइंगम वगैरह खा रहे हैं, उसकी जो है वो थूक और उसके गंदे फ्यूम्स जा रहे होते हैं आपके फूड में। अगेन अगर आपका हाथ कट गया है तो फिर आप उसको किसी फैंसी बैंडेज से कवर करो। अब लोग बोलते हैं कि स्किन कलर बैंडेज ना हो, क्योंकि अल्लाह ना करे वो गिर गई तो आपका पूरा फूड कंटेमिनेट होता है और किसी को दिखती भी नहीं है वो, अक्सर ग्रेवीज़ वगैरह में। और अगर आपका हाथ कट गया है तो फिर आप फैंसी कोई सी बैंडेज करके विच इज़ ग्रीन कलर या कोई सी फैंसी लेके और उसके ऊपर ग्लव पहनो, क्योंकि जब आप क्या बैंडेज होती है उसके किनारों पे जो है वो गंदा जो बैक्टीरिया है या पैथोजेंस हैं वो जमा होते रहते हैं, क्योंकि अगैन उसके अंदर स्टिकीनेस होती है। आप लोग भी देखो उसमें गंदी काली सी लाइन आ जाती है, वो दिस इज बिकॉज कि वो बैक्टीरिया होता है जो हमने इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया होता है। दूसरा ये कि आपने छींकना वगैरह नहीं है। अगर आपकी किसी एम्प्लॉय को वॉमिटिंग, फीवर या कुछ इस तरह का मसला है, डायरिया है, तो बेहतर है आप उसको ऑफ दे दें, वो आपके लिए बेहतर है, आपकी बिजनेस के लिए बेहतर है कि और ख़ुद भी अवॉइड करें उससे जब तक वो बेहतर नहीं, तकरीबन 4 दिन या 5 दिन, क्योंकि अगर वो एंटीबायोटिक ले रहा है तो फॉर श्योर 3 से 5 दिन के दरमियान एंटीबायोटिक अपना असर करना शुरू कर देती है और वो हार्मफुल नहीं रहता शख्स किसी और के लिए। दूसरा ये कि रिकमेंड ये लोग ग्लव्स नहीं करते। अब पहले जो है जी ग्लव्स रिकमेंड किया जाता था कि आप लोग हर वक्त रेस्टोरेंट वगैरह में ग्लव्स पहने, अब रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जब आप ग्लव्स पहने होते हैं आपको पता नहीं होता, यू कांट फील द टेक्सचर ऑफ द फूड, यू कांट फील कि आपका हाथ डर्टी है कि नहीं। अब इवेंचुअली गोश्त को छू लेते हो आप, कुछ महसूस नहीं होता। तो बेहतर है कि अगर आप लोग सेफली ये पहन रहे हो ग्लव्स तो आप उतार दो, क्योंकि ग्लव्स रिकमेंड नहीं किए जाते बिल्कुल भी, अनलेस कि आपका कहीं पे वूंड हो या कुछ कटा हुआ है हाथ वगैरह, तो आप ग्लव्स पहनो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा फूड आपने मैरिनेट करके फ़ौरन उठा के फेंक दिया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह में अब बिल्कुल भी नहीं यूज़ होते ग्लव्स। दूसरा हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक फूड कंटामिनेशन का ख़त्म हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए वाइल वी आर इन द किचन। हमारा हो, कमर्शियल हो, या कहीं आप घर से केटरिंग कर रहे हो, कुछ भी हो, या कोई भी बेकरी पे आप काम कर रहे हो।
तो बेहतर ये है कि आप हमेशा क्लीन स्पून यूज़ करो टेस्ट करने के लिए, और उसको दोबारा से वॉश करना, उसी टाइम वॉश कर लो तो बेहतर है, क्योंकि गलती से कोई आप दोबारा से उसको अपना मुंह लगा हुआ जो स्पून है वो ना आप डाल दें उसके अंदर, तो फिर पूरा फूड जो है वो ख़राब हो जाता है। वरना जो है बेहतर है कि छोटे से किसी, अगर आपने कोई सैंपल चखना है तो किसी प्याले में या किसी प्लेट में थोड़ा सैंपल निकाल लो और फिर उसको चख के और उन दोनों को वॉश करो। दूसरा तरीका ये कि जब भी आप फूड प्रिपेयर करें तो बार बार जो है अपना हाथ धोएं हर स्टेप से पहले, यानी अगर आपने सब्जियां काटनी है तो काटने से पहले अब आप अपना हाथ धोएंगे और काटने के बाद भी हाथ धोएंगे। सिमिलरली अगर आप चिकन काट रहे हो तो चिकन से पहले, उसके बाद जब आप खाना चढ़ा रहे होते हैं उसके बाद, तो इवेंचुअली आपको स्टेप्स जब चेंज होते हैं तो इट्स लाइक अ हेल्दी प्रैक्टिस कि जब भी स्टेप चेंज हो रहा है आपके फूड का, आपने हाथ धोना है। दूसरा ये कि वॉशरूम से पहले, वॉशरूम के बाद, उसके बाद ये कि अवॉइड करें अपना मुंह और हाथ और कान छूना बिला वजह। अगर आप छू रहे हो तो प्लीज़ अपना हाथ वॉश करें। अगर आप मनी हैंडल कर रहे हो या फिर कोई डर्टी किसी से कोई पार्सल रिसीव कर रहे हो तभी आपको उसके बाद अपना हाथ धोना है। गार्बेज में कोई चीज़ फेंक रहे हो उसके बाद भी आपने हाथ धोना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर केमिकल्स वगैरह को डील करते हैं, वॉशरूम के केमिकल्स या डिटर्जेंट वगैरह अगर आपके हाथ पे लगा है तो यू नीड टू लाइक वॉश योर हैंड्स। कोई सा भी क्लीनिंग प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद के अगर आपको अगेन छींक आ रही है या नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या कुछ है या आपको स्नीज़ आ रही है तो आप फ़ौरन अपना हाथ जाके धोगे। दूसरा ये कि हमेशा याद रखें हैंड वॉशिंग का सिंक कमर्शियल रेस्टोरेंट्स में और कमर्शियल जोन्स में डिफरेंट होता है बनिस्बत जो है वो घर में हम लोग एक ही सिंक में हाथ भी धो रहे होते हैं और लाइक बर्तन भी धो रहे होते हैं, लेकिन कमर्शियल सिंक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। उनमें कमर्शियल सिंक में जो पोर्शन होते हैं वो आपके स्पेशली होते हैं कि आप उसके अंदर बर्तन धो, लेकिन हाथ धोने के डिफरेंट होते हैं। तो दोनों सिंक लगे होंगे, यू हैव टू सी कि कौन सा वाला किसका है, वो लोग मेंशन कर देते हैं। यूजुअली जो सिंक्स हैं वो जो लाइक वाइट वाले हम उसको कह लें या जो कांच वाला मटेरियल होता है, अगेन आई डोंट नो से क्या बोलते हैं, वो वाले जो सिंक्स होते हैं वॉशरूम वगैरह में वो अलग से लगे होते हैं रेस्टोरेंट्स में। वो इसलिए होते हैं ताकि आपने से उसमें हाथ धोना, उसमें कोई बर्तन नहीं धोना। तो हाथ और बर्तन, क्योंकि जब आप हाथ धोते हैं तो सारा जो आपके हाथ में अगर पैथोजन है वो आपके प्लेट में चला गया, वो प्लेट में रहेगा जब तक वो अच्छे से नहीं धुलेगी, सैनिटाइज नहीं होगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर हमारा फूड सड़ जाता है किसी प्लेट में तो वो बैक्टीरिया उस फूड में रहता है, और स्पेशली प्लास्टिक में, इसीलिए लोग मना करते हैं प्लास्टिक ना यूज़ करें। बेशक वो जितनी ही क्यों लाइक अच्छी क्वालिटी की या बहुत ज़्यादा सेफ़ क्यों ना हो या बहुत अच्छी फूड ग्रेड क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक दफ़ा स्क्रैच पड़ जाता है तो बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो होता है। बेशक आप जितनी दफ़ा धो लो अनटिल कि आप उसे सैनिटाइज कर रहे हो या डिश वॉशर में धो रहे हो। दूसरा ये कि मैंने आपको बता दिया ग्लव्स के बारे में। ग्लव्स का भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन अब रेस्टोरेंट्स वगैरह में नहीं यूज़ होता। दूसरा ये कि आपने अपने नाखून काटने हैं, का नाखून को ट्रिम रखना है। अगर आप फूड बिजनेस में हैं तो सबसे ज़्यादा बहुत ही तेज़ी से आपका जो है वो बैक्टीरिया कैरी करते हैं नाखून, स्पेशली पैथोजन। आपने नेल पॉलिश नहीं लगानी, कि नेल पॉलिश के भी अक्सर चिप्स निकलते हैं, वो आपके फूड में जाते हैं और फूड सेफ़ नहीं होती। तो नेल पॉलिश लगा के हाथ से ना खाया करें, क्योंकि अगेन दैट इज़ केमिकल कंटेमिनेशन। बाकी ये कि अपने हाथ मुस्तकिल धोएं और अपना एप्रन जो है उसको भी मुस्तकिल धोएं। तो ये वाला हमारा टॉपिक था फूड कंटेमिनेशन का, किस तरीके से फूड कंटेमिनेट होता है और हम किस किस प्रैक्टिस के थ्रू उसको बचा सकते हैं। अब हम फूड बॉर्न इलनेस के बारे में बात करेंगे और फूड बॉर्न इलनेस एलर्जीज के बारे में। सो फूड बॉर्न इलनेस क्या है, यानी कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाना, फीवर हो जाना, वॉमिटिंग्स, डायरिया हो रहा है, या फिर आपको पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, इलनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है, ये सब कुछ जो है वो फूड बॉर्न इलनेस हो रहा है, क्योंकि फूड की वजह से आपको ये बीमारी मिली है। अब ये है कि फूड ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन ही वो रिएक्ट करे। जैसे आपने दोपहर को खाना खाया और शाम को 3-4 घंटे बाद जब आपका फूड हज़म हो रहा है तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट शो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत वीक्स जो है वो लग जाते हैं फूड को अपना असर शो करने में, अपनी बीमारी शो करने में, और इट्स रियली बैड। क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया जब लाइक मुझे बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ कि मुझे जो है वो फूड खाना है, दिल चाह रहा है, लेकिन वो मेरे हलक से नहीं उतरता था। आई जस्ट
लॉस्ट ऑफ एपेटाइट था, बस इस तरह का मसला था। तो मैं और इसी वजह से लेजीनेस हो रहा था, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। और क्योंकि हम लॉकडाउन में थे, तो लॉकडाउन 4 महीने हमने बाज़ार का कुछ भी नहीं खाया। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई तो डॉक्टर को मैंने बताया कि अच्छा ऐसा है, तो उसने मुझे टेस्ट लिख के दिया। तो उसने कहा कि कोई बहुत पहले आपने कोई बैक्टीरिया ऐसा आपके पेट में चला गया, लाइक बहुत मंथ्स पहले, जिसने आप आहिस्ता आहिस्ता को एपेटाइट आपका कम किया, आपके जिस्म से विटामिन B12 भी निकाला। तो स्टिल तकरीबन काफ़ी महीने हो चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं भी तक इंजेक्शंस लेती हूँ विटामिन B12 के, उसे उस एक बैक्टीरिया की वजह से। और उसने तब मुझे पूरा कोर्स कराया, उसने मुझे बताया कि सारी उम्र आपके साथ रहता अगर मैं वो डायग्नोज ना करती। और वो फूड क्योंकि मैंने घर में पका हुआ खाना ताज़ा होता है, एंड शी टोल्ड मी कि बहुत टाइम पहले आपने ये बैक्टीरिया अपने अंदर लिया है, यानी ये पैथोजन अपने अंदर लिया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आगे ग्रो हो चुका है, यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपनी कॉलोनीज अंदर बनाता रहा। सो जब मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तो वाकई मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बात सच है कि बहुत टाइम बाद जो है आपके फूड अक्सर रिएक्ट करता है, फ़ौरन नहीं करता, ज़रूरी नहीं। अब तकरीबन जो है वो 11 मिलियन से 13 मिलियन के दौरान मिलियन लोग हैं जो कनाडा में अफेक्ट करते हैं एयरली फूड बॉर्न इलनेस से, जिससे उनको डायरिया होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमें पता भी नहीं होते, लोग नहीं रिपोर्ट कराते। बट 11 से 13 मिलियन इज़ अ लॉट फॉर लाइक ओनली द फूड दैट इज़ क्रिएटिंग। और इसी वजह से जो है वो बच्चों को डायबिटीज़ होती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शुगर इनटेक भी ले रहे होते हैं। अगेन दैट इज़ बैक्टीरिया, और हमारे इम्यून सिस्टम वीक कर रहा होता है। और जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं, उन सबका यही मसला है कि वो उनका इम्यून सिस्टम जो है कम होता है, तो वो बहुत तेज़ी से बीमार होते हैं। अब अक्सर आप देखो कि आप वही खाना खा रहे हो, लेकिन दूसरा भी वही खा रहा है, लेकिन दूसरा शख्स को डायरिया हो जाता है या उसको वॉमिटिंग्स वगैरह होती हैं उसी सेम फूड से। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से उसके अंदर रिएक्शन शो करेगा। दूसरा ये कि अब हम बात करेंगे फूड बॉर्न इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन क्या है? यानी वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। तो कुछ फूड ऐसे हैं जो कि हमारे लिए इन्फेक्टेड होते हैं। अब जो इन्फेक्टेड फूड है उनका आपको कैसे पता चलेगा कि जब आपने लाइक फ्राइडे को अगर आपने खाना खाया है, कंटेमिनेटेड फूड खाया है, तो तकरीबन सैटरडे नाइट को आपको या संडे मॉर्निंग को पता चलेगा आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी। तो दैट इज़ फूड इन्फेक्शन। फूड इन्फेक्शन डिफरेंट है और फूड जो है इंटॉलरेंस अलहदा है। तो हम इन्फेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इन्फेक्शन में क्या होगा कि अगेन आपको क्रैम्प्स होंगे, डायरिया होगा, फीवर होगा, तबीयत ख़राब हो रही है, वॉमिटिंग करने का बार बार दिल चाह रहा है, नोज़िया सा हो रहा है, दैट इज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज़ डिफरेंट एंड इंटॉक्सिकेशन इज़ दैट इज़ डिफरेंट। सो अगेन वो किस तरीके से हो रहा है कि आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसमें कोई फीसेस या यूरिन का कोई पार्ट उस एनिमल में था जो कि आपने कंज्यूम कर लिया, तो इस वजह से आपके भी फूड में पैथोजेंस वगैरह या जो बैक्टीरिया है वो चला गया। तो अगेन हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है अगेन कि 12 घंटे लगे आपको फूड कंज्यूम करने के बाद। इट कुड बी 36 आवर एंड कुड बी वीक्स। अगेन मैंने अपनी आपको स्टोरी बताई ताकि आप लोगों को ये बात प्रूव हो जाए। दूसरा ये कि इंटॉक्सिकेशन के हम बारे में बात करेंगे। इंटॉक्सिकेशन वो है कि अभी आपने खाना खाया और 3-4 घंटे के बाद जब आप डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड, आपका फूड जो है वो आपको असर दिखाना शुरू करता है, यानी आपको वॉमिटिंग, डायरिया और फूड पॉइजनिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ फूड इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के लिए तकरीबन आपको कुछ ही घंटे चाहिए होते हैं। यानी आपने फ्राइडे 1 बजे खाना खाया है तो फ्राइडे 4 बजे आपका पेट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केमिकल इंटॉक्सिकेशन की। केमिकल इंटॉक्सिकेशन क्या है? यानी कि आपने खाना खाया, अभी आपने खाया रहे आप और 15 मिनट में ही वो अपना रिएक्शन दिखाता है, दैट इज़ केमिकल इंटॉक्सिकेशन। तो आपको जब तीनों चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो आप आराम से जज कर सकते हैं कि इसको किस किस्म का फूड बॉर्न इलनेस हो रही है। अब जैसे इसी के अंदर एलर्जीज़ भी आ जाती है, तो इसकी क्या क्या निशानियां हैं कि आपको डिजीनेस होने लगेगी, ड्राई हो जाती है स्किन लोगों की। हम उसको एलर्जी समझते हैं, बेसिकली हम उसको केमिकल इंटॉक्सिकेशन कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। या आपका गला ख़राब होने लगता है, एकदम से बर्न हो रहा होता है आपके सीने वगैरह में, दैट इज़ केमिकल इंटॉक्सिकेशन। यानी कोई सी भी चीज़ जो कि आपको सूट नहीं करी वो आपके फूड में है। जैसे अक्सर लोगों को MSG यानी कि चाइनीज सॉल्ट जिसे हम कहते हैं वो आपके फूड में है, बाज़ी लोगों को नहीं वो सूट करता, तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। दैट इज़ बिकॉज
केमिकल इंटॉक्सिकेशन उनके लिए है वो, ठीक है, उसको एलर्जीज भी कहेंगे और केमिकल इंटॉक्सिकेशन भी कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं फूड को, क्या क्या रीजंस होते हैं फूड बॉर्न इलनेस के। या तो आपका फूड जो है वो 2-3 घंटे हो गए फूड को डेंजर जोन के बाहर रखे हुए, या डेंजर जोन के अंदर रखे हुए, सॉरी। तो डेंजर जोन के अंदर अगर आपका फूड रखा हुआ है तकरीबन 2 घंटे तक, तो आपका फूड जो है वो इन्फेक्टेड है, फूड आपका ख़राब हो चुका है और फिर भी आपने उसको कंज्यूम कर लिया या आपने कंज्यूमर को दे दिया। दूसरा ये कि आपने उसकी सही तरीके से कैनिंग नहीं की, उसको प्रिजर्व नहीं किया। जैसे अक्सर ये होता है हम घर में वो बनाते हैं, अचार बनाते हैं या हम जैम्स बनाते हैं, वो ख़राब होने लग जाता है क्योंकि हमने उसको सही तरीके से उसको बिल्कुल सफाई के साथ प्रिजर्व नहीं किया हुआ होता। और दूसरा ये कि हमने तकरीबन 12 घंटे तक अपना फूड जो है वो डेंजर जोन के अंदर रखा होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। 2 घंटे तो फिर भी आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन 12 घंटे वाला नहीं बर्दाश्त होता। आई डोंट नो, बाज़ी लोग कर लेते हैं लेकिन विच इज़ नॉट टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा ये कि इससे क्या मतलब इससे क्या आपको अफेक्ट होता है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है और अगेन आपकी एक तो बिजनेस ख़राब हो गया, आपकी रेपुटेशन चली जाती है, आप ज़ीरो पे आ जाते हो और दोबारा से स्टार्ट भी नहीं कर पाते फूड का बिजनेस। तो इट्स दैट मच डेंजर। दूसरा ये कि आपके कस्टमर्स चले जाते हैं और लोग अगर केस नहीं करें तब भी जो है वो गवर्नमेंट आप पे केस कर देती है। अब आपको एलर्जी का किस तरीके से पता चलेगा? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन, सी एक लिस्ट मैं आप लोगों को दूंगी कि जो आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि अगर आप ये वाली कॉमन चीज़ें अपने फूड के अंदर डाल रहे हो तो आपने उसको अपने मेन्यू में शो करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने मेन्यू में ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें अगर आप केटरिंग का काम कर रहे हैं या केक्स वगैरह का काम कर रहे हैं कि अपने एलर्जीज़ हमें बताओ, क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा आपको, बाज़ लोगों को पता भी नहीं होती कि अच्छा उनको जहन में भी नहीं रहता, लेकिन वो आप लिख दोगे यू विल बी सेफ, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखना, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप बोल सकते हो कि अच्छा मैंने लिखा था। तो कुछ कॉमन जो है वो एलर्जीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे पीनट्स हो गए, पीनट्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है वो एलर्जेंट है, यानी लोगों को बहुत जल्दी उससे एलर्जी हो जाती है। बाज़ी लोगों को सी फूड से होती है, बाज़ी लोगों को मस्टर्ड से होती है, और वीट, बाज़ी लोग अक्सर बच्चों को मैंने देखा है वीट से होती है। बच्चों की बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, वो होल वीट की कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। दूसरा ये कि बाज़ी लोगों को मिल्क प्रोडक्ट से होती है, तो मेक श्योर कि आप उनसे पूछ लें। ट्री नट्स यानी कोई सी भी किस्म का नट, पीनट तो अलग है लेकिन कोई सी भी किस्म का ट्री नट जो होता है जिसके अंदर बादाम, पिस्ते, अखरोट, ये सब चीज़ें आ गई। और बाज़ी लोगों को सेसमी सीड से होती है, जिसे हम तिल कहते हैं, काले तिल या सफ़ेद तिल हम लोग जो यूज़ करते हैं, उससे एलर्जीज़ होती हैं। बाज़ी लोगों को एग से होती है और बाज़ी लोगों को सोया की हर चीज़ से होती है। तो बेहतर है कि ये कॉमन एलर्जी के जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उनको आपको पता होना चाहिए। जो सारी डिस्कशन है ये आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो अगर आपको चाहिए हो या आपको रिकैप चाहिए हो तो यू कैन, लेकिन आप वहाँ से देख सकते हो। दूसरा ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि दूसरे को आपके फूड से एलर्जी हो गई, कि फ़ौरन से जो है ना उसकी स्किन स्वेल होने लग जाती है। बेसिकली एलर्जी क्या है कि जब किसी भी शख्स को सपोज पीनट से एलर्जी है, उसने पीनट खा लिया तो उसकी अंदर की बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो स्वेल होने लग जाते हैं। जब वो स्वेल होने लगते हैं तो उसका थ्रोट ब्लॉक हो रहा होता है, यानी कि आपकी जो नाली है जिसे आप सांस लेते हैं, वो नाली और खाने की नाली एकदम से ब्लॉक होने लगती है, स्वेल होने लगती है। जैसे वो स्वेल होगी तो वो फ़ौरन आपको उस शख्स को सांस नहीं आएगी। तो ये बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है। जैसे ही आपको शक हो आपके रेस्टोरेंट में कोई बैठा है या आपके इन्वायरमेंट में, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो या आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा शख्स हो, आपको दिख रहा हो कि अच्छा इसको स्वेलिंग हल्की हल्की मुझे फील हो रही है, यू हैव टू टेक द स्टेप राइट अवे। अगर आपने नहीं लिया तो वो शख्स मर जाएगा, जाहिर है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएगा जी देर में आप रिएक्ट करोगे। तो यू हैव टू टेक द स्टेप राइट अवे। और अगेन आपको पता होना चाहिए कि आप अपने फूड में क्या सर्व कर रहे हो, फॉर द सेफर साइड आपके लिए बेहतर है और इन्वायरमेंट के लिए भी। दूसरा ये कि अक्सर लोगों को जो है वो रैश शुरू हो जाता है। अगर ये नहीं हो रहा, ये तो मैं आपको वर्स्ट बता रही हूँ कि स्वेलिंग हो रही है, अगर ये नहीं होता अक्सर लोगों को रैश शुरू हो जाता है, फ़ौरन उनके ना रेड होने लग जाती है एक तरफ से स्किन, या पूरा रैश मुंह पे हो जाता है, हाथों पे बिल्कुल आपको इतना फ़र्क होगा कि आपको दिखेगा कि अच्छा ये बहुत ज़ोर से इसको रेडनेस आ रही है। दैट इज़ अगेन अ साइन ऑफ लाइक कॉमन जो आपको फूड एलर्जीज होती हैं। दूसरा कि लोगों को एस्थमा होने लग जाता है, सांस नहीं आ रही होती, बेशक कुछ स्वेल नहीं हो रहा है लेकिन उनको एस्थमा हो रहा है। और बाज़ लोगों को एकदम से जो है वो
नाक बहने लग जाती है, रनी नोज हो जाती है। तो ये भी एक कॉमन सा जो है वो लाइक पॉइंट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बाकी जो छोटे छोटे हैं वो ये है कि आपको टाइटनेस हो रही है, हेडेक्स वगैरह शुरू हो रही है, नोजिया डायरिया हो रहा है, दैट कुड बी एलर्जेंस। लेकिन ये जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए, यू हैव टू लाइक बी कॉन्शियस। कहीं पर रेस्टोरेंट में भी जाओ तो भी कॉन्शियस रहना चाहिए, स्पेशली चाइनीज़ या इस तरह के जो थाई वगैरह हैं और हमारे जो पाकिस्तानी मीठे हैं उन वो जहाँ पे कंज्यूम हो रहे हो तो फॉर श्योर यू हैव टू बी लाइक अलर्ट। दूसरा ये कि अगर खुदा ना खास्ता जो है वो किसी को एलर्जी हो जाए तो आप क्या करेंगे। अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो नहीं, लेकिन लोगों के पास पर्सनली जो है वो उनके इंजेक्शंस होते हैं, उनके पास होते हैं। आप उनसे पूछ सकते हो फ़ौरन ही, या उसके आसपास कोई बैठा है, अगर नहीं है तो आप उसका बैग छान के उसमें से निकाल सकते हो इंजेक्शन, अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी होता है तो ये आई गेस आप लोगों को बना मैं साइड पे पिक्चर शो कर दूंगी। ये एपीपेन कहलाता है, इट्स काइंड ऑफ इंजेक्शन। इसकी शक्ल इस तरह होती है जिस तरीके से इंसुलिन का इंजेक्शन होता है। तो आप जैसे ये लगा दोगे एंटी एलर्जेंट, तो वो फ़ौरन उसकी एलर्जी जो है उस शख्स की बैठ जाएगी और आप भी बच जाएंगे और उसकी जान भी बच जाएगी। तो बेहतर है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता हो ताकि हम अपने आप को भी सेव कर सकें और दूसरे को भी सेव कर सकें। अब हम बात करेंगे कि वॉश, रिंस और सैनिटाइज के बारे में, कि किस तरीके से हम चीज़ों को वॉश कर सकते हैं, रिंस और सैनिटाइज कर सकते हैं। तो वॉशिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है कि सारा लेफ़्ट ओवर फूड आपने अपनी डिश से, अपनी प्लेट से उसको डस्टबिन में फेंकना है। अगेन सारा वेस्ट करना है, उसको अच्छे से जो है वो गर्म पानी से जो है एक तरफ खंगालना है ताकि सारा जो है वो जो उसके अंदर फैट या कोई ऑयल्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। फिर उसको सोप या डिटर्जेंट से उसके ऊपर लगाना है। दूसरा ये क्या बना, अब आप उसको रिंस करना है, हॉट वाटर से कोशिश करें रिंस करें। जब आप हॉट वाटर से रिंस करते हैं तो सारा जो बैक्टीरिया है और जो लाइक इसके अंदर गंदगी वगैरह है वो आराम से निकल जाती है और प्लेट साफ़ रह जाती है। अगर आप नहीं प्लेट सही से धोएंगे तो अगर आप बकौल आपके कि प्लेट तो धुल गई लेकिन वो अच्छे से नहीं धुली हुई अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो नेक्स्ट डे जो शख्स उसमें खाना खा रहा है उसके लिए वो पॉइजनस हो जाती है और उसके ऊपर जो खाना लगा रह गया कल का, जो हमें बज़ाहिर नहीं दिख रहा बैक्टीरिया, वो उसका पेट ख़राब कर सकता है। तीसरा ये कि सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैनिटाइजिंग के लिए आप जो है वो सैनिटाइजर्स ले लीजिए। उसके फूड के लिए जो फूड सेफ केमिकल्स आते हैं, यू हैव टू बाय दैट। थोड़ा सा उसके अंदर पानी के अंदर मिला के उसको स्प्रे कर सकते हैं आप, तो वो उससे पैथोजेंस वगैरह बैक्टीरिया जो कि रह गया है प्लेट में, स्पेशली जो अगर कार्विंग वाली प्लेट्स हैं तो उसके ऊपर से निकल जाता है। दूसरा ये कि आपने जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वॉश का ख्याल रखना जब आप रॉ मीट वगैरह किसी प्लेट में या किसी कटिंग बोर्ड वगैरह को में यूज़ कर रहे हैं। तो रॉ मीट अगेन सबसे ज़्यादा अच्छे से उसकी प्लेट धोनी है और उसका कटिंग बोर्ड और उसकी नाइफ और जो भी यूटेंसिल्स आपने यूज़ किए हैं उसको धोने हैं। दूसरा ये कि दो तरीके आप सैनिटाइज कर सकते हैं। एक है हीटिंग सैनिटाइजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आपने अपनी प्लेटों को गुजारना है या उनको बहुत ज़्यादा हीट देनी है। अगर आप हाथ से बर्तन धो रहे हैं तो बेहतर है कि 82 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए, या फिर जो आपका जो डिश वॉशर है उसका भी टेम्परेचर उसकी बुकलेट्स पे लिखा होता है, तो इट शुड बी लाइक 82 डिग्री सेल्सियस से प्लस होना चाहिए। दूसरा ये कि आप उसके अंदर सैनिटाइजर्स आते हैं छोटे वाले, वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं और लाइक टू मेक श्योर कि उसके अंदर कोई भी जरासीम वगैरह नहीं है। हम घर में तो ये प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में करनी ही पड़ती है और करते हैं रेस्टोरेंट्स वाले भी। दूसरा ये कि केमिकल से आप कर सकते हो। तो केमिकल का ये है कि क्लोरीन जो आता है, जिसको हम लोग अक्सर ब्लीच वगैरह भी कहते हैं, उसकी बिल्कुल कम क्वांटिटी यानी 100 ppm उसके साथ जो है आपने लाइक थोड़ा सा उसके अंदर ज़्यादा सारा उसके अंदर पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा होता है वो केमिकल, बहुत ज़्यादा पानी डाल के और सैनिटाइजर्स का एक टब बनाना होता है ताकि आप जब वॉशिंग और रिंसिंग से गुजर जाएं तो सैनिटाइज करें और फिर उसको एयर ड्राई करें, यानी नेचुरली एयर ड्राई करें या फिर आप उसको ड्रायर में भी डाल सकते हैं। दूसरा ये कि डिश वॉशर्स का ये है कि आप बेहतर है कि डिश वॉशर यूज़ करें। अगर डिश वॉशर नहीं है तो बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में 3 सिंक होते हैं। 3 सिंक, आई होप आपको पिक्चर दिख रही हो वरना साइड पे आ जाएगी। तो 3 सिंक्स में ये है कि आपने यहाँ से सारी डिशेस को स्क्रैप किया, ठीक है, सारा फूड उसका वेस्ट कर दिया, उसके बाद ये स्टैक हुई है, उसके बाद आपने उसको वॉश किया है यानी क्लीन डिटर्जेंट से, और उसके बाद उसको गर्म पानी से वॉश किया, उसको रिंस ऑफ किया यानी कि सिंक उसको अच्छा सा उसका सारा जो गंदगी है और डिटर्जेंट है वो निकाल दिया। इसमें आपको सैनिटाइज़र
में आपने छोड़ा है तकरीबन 45 सेकंड्स के लिए, या फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं। और सुबह उठा के आपने इसको रैक में रख दिया ताकि वो एयर ड्राई हो जाए। ये एक मैनुअल तरीका है, ठीक है। दूसरा ये, अगर आप के पास 3 सिंक नहीं है, यूजली एक्सेस नहीं होते रेस्टोरेंट वगैरह में, छोटे बिजनेसेस में, लेकिन यूजली हमारे पास 2 सिंक ज़रूर होते हैं, ठीक है। 2 सिंक्स तो होते ही हैं, अब तो घरों में भी 2 सिंक्स होते हैं। तो बेहतर है कि आपने सारा फूड वेस्ट किया, यहाँ पे स्क्रैप किया, फर्स्ट में आप इसी में रिंस कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, यानी आपने पहले सारे बर्तनों को यहाँ से उठा के उसे डिटर्जेंट वगैरह लगाकर इसमें छोड़ दिया। उसके बाद आपने दोबारा यहीं से उठा के उसको फ्रेश वाटर से रिंस आउट किया, और फिर इसको सैनिटाइज़र वाले में छोड़ के, और फिर उसको फ्रेश एयर में, यानी कि खुली फिज़ा में आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन ओवर स्टैकिंग अगेन नहीं करनी। तो ये था क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के हवाले से। और बेहतर ये कि जो वाइपिंग क्लॉथ हैं वो आप माइक्रोफाइबर वाले लो, क्योंकि जब आप माइक्रोफाइबर वाले से कपड़ा कोई प्लेट वगैरह पोंछते हैं तो कि छोटे माइक्रोफाइबर्स जो है वो नहीं निकलते। जैसे हम आम टावल्स वगैरह से पोंछे तो उसके अंदर बारी बारी माइक्रोफाइबर जो उसके फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं। माइक्रोफाइबर वाला जो कपड़ा होता है उसके बिल्कुल नहीं निकलते। तो ट्राई यूजिंग दैट। मैं साइड पे तस्वीर डाल दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, हमसे उसकी पहचान नहीं होती। दूसरा ये कि कटलरी वगैरह पे अगर निशान पड़ जाते हैं और रेस्टोरेंट है या आपका कोई छोटा सा बिजनेस है तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा विनेगर और पानी, खूब सारा पानी, तकरीबन 1/4 कप विनेगर डाल के, वाइट विनेगर डाल के सारी कटलरी छोड़ो और फिर उसको निकाल के वाइप करके अगेन माइक्रो जो फाइबर वाले टावल्स होते हैं उनसे साफ़ करके और साइड पर रख दो। सो अगेन जब भी आप किचन में टावल्स वगैरह यूज़ करें माइक्रो फाइबर्स वाले करें, स्पेशली कटलरी क्रॉकरी वगैरह के लिए। बाकी आप हाथ पोंछने के लिए रेगुलर भी कर सकते हैं, उसका ऐसा मसला नहीं होता क्योंकि वो आपके हाथ पे इतने ज़्यादा नहीं चिपकते। इस चैप्टर में हम फ्लो ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। तकरीबन 8 स्टेप से हमारा जो है फूड गुजरता है, फार्म से लेके फोक तक, और उन 8 स्टेप्स को हमने किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से हम अपने फूड को इन स्टेप्स के दौरान सेफ बना सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है जिसको हम कहेंगे फ्लो ऑफ फूड। सो फ्लो ऑफ फूड में पहला जो स्टेप आता है वो रिसीविंग, यानी कि जब हम मैन्युफैक्चरर से कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ना हो, या तो अबव होगा या तो फिर लो होगा। अगर आपको कॉन्शियस हो रहा है कि सही है कि नहीं है तो प्लीज़ आप लोग थर्मामीटर यूज़ कर लें। थर्मामीटर किस तरीके से यूज़ करेंगे, सपोज़ चिकन आप रिसीव कर रहे हो तो चिकन के जो पैकेट्स हैं उसके दरमियान आपने थर्मामीटर थोड़ी देर के लिए रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको टेम्परेचर बता देगा कि चिकन का टेम्परेचर क्या है अंदर का। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स 4 डिग्री या 60 डिग्री के दरमियान आ रहा है तो आप उसी वक्त जो है वो रिजेक्ट कर सकते हो चिकन। और दूसरा ये कि आपने कंडीशन भी ट्रक की देखनी है, जो भी ट्रक में ला रहा है, किसी भी चीज़ में ला रहा है, यू हैव टू सी द कंडीशन कि वो रस्टी ना हो या उसमें वाटर ना बह रहा हो या फिर कंटेमिनेशन नहीं हो रही हो। दूसरा ये कि आपने अगर 10 फूड्स वगैरह आप रिसीव कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि उसमें रस्टी ना हो, डेंट ना पड़ा हो, कहीं से लीकेज ना हो, और अक्सर जो पैकेट्स वगैरह होते हैं उसमें कहीं सुराख ना हो, या फिर आपको वेस्ट अगर दिख रहा है किसी एनिमल का या इंसेक्ट का तो उसको भी आपने डिटरमिन करना है कि वो है कि नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप लोग चिकन वगैरह देख रहे हो तो मेक श्योर करेंगे डिस्कलरेशन ना हो, इन्फेक्टेड चिकन ना हो। बाकायदगी से पर्पल स्पॉट्स होते हैं जो इन्फेक्टेड चिकन होती है, या फिर जैसे चोट लगी हुई चिकन भी हम उसे बोलते हैं कि उसमें वाइट कलर के रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं ब्लड के, तो वो भी नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप चिकन, मीट या कोई सा भी मीट आप ले रहे हो, चिकन ले रहे हो या एग्स ले रहे हो, मेक श्योर करें उस पर गवर्नमेंट का स्टैंप हो, क्योंकि बाकी चीज़ों के पैकेजिंग पे यानी कार्टन वगैरह पे जो है वो स्टैंप होता है गवर्नमेंट का। लेकिन जब हम लोग चिकन की या फिश की चिकन या मीट की बात करते हैं तो उस पर गोश्त पे स्टैंप लगा होना चाहिए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो गोश्त पे स्टैंप है, फ्रेश स्टैंप है कि नहीं है। बाकी चीज़ों पे पुराना स्टैंप लगा होता है, वो एक दफ़ा लग जाता है और उसी को रीयूज़ करते रहते हैं पैकेजिंग में। अब हम बात करेंगे एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर डेट की। सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि बेस्ट बिफोर डेट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उस डेट तक अपनी अच्छी कंडीशन में है, उसके बाद जब आप यूज़ करोगे तो बेशक उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी लेकिन वो आपके लिए बुरा नहीं साबित होगा। यू स्टिल कैन कंज्यूम बेस्ट बिफोर डेट के बाद वाला भी फूड, ठीक है। वो अपनी बेस्ट क्वालिटी में नहीं होता। सपोज़ कि अगर 4 अगस्त लिखा हुआ है किसी भी ब्रेड पे
तो उस पर लिखा है कि 4 अगस्त, बेस्ट बिफोर 4 अगस्त लिखा हुआ है, तो आप 4 अगस्त से पहले उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और 4 अगस्त के बाद जब आप कंज्यूम करेंगे तो वो उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, यू स्टिल कैन कंज्यूम इट। लेकिन अगर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है तो यू हैव टू थ्रो इट राइट अवे, क्योंकि जो उसके अंदर केमिकल कंटेमिनेशन होना शुरू हो जाती है, जिस चीज़ में यानी जिस बॉक्स में या जिस कंटेनर में वो चीज़ अपने आप को लाइक आपके पास आया है वो फूड, तो एक्सपायर होना शुरू हो जाता है। तो ये था बेस्ट बिफोर एक्सपायरी के हवाले से। अब हम बात करेंगे स्टोरेज के हवाले से कि जब आपके पास फूड आ गया है तो आप उसको किस तरीके से स्टोर करोगे। सो इसका पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ पहले आई है उसको आप पहले जो है वो यूज़ करेंगे, और जो बाद में चीज़ आई है उसको आप बाद में यूज़ करेंगे। तो जो पहले चीज़ आती है उसको फ्रंट पे रखते हैं, और जो बाद में हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं सेम ब्रांड का तो हम उसको पीछे साइड पे कर देते हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो है इसका रूल है। दूसरा ये कि जब भी आप फ्रीज़र में, फ्रिज में वगैरह या बाकी कबर्ड्स वगैरह में स्टैक करते हैं चीज़ें, तो मेक श्योर करेंगे उसके अंदर इतनी थोड़ी सी एयर की जगह हो ताकि आराम से सर्कुलेट कर सके फ्रेश एयर या फिर आपकी फ्रीजिंग की या फ्रिज की एयर। दूसरा ये कि फ्रीज़र पे अगर आप रख रहे हैं तो -18 होगा, और फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। दूसरा ये कि अगर कहीं पे भी आपके पास एक्सपायरी फूड है किसी भी उसमें रखा है तो आप वेट ना करें कि जी जब सफाई होगी तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, बल्कि जैसे ही आपको पता चले कि एक्सपायर हो चुका है यू हैव टू थ्रो इट राइट अवे। ये आपकी और आपके फूड बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि कोई भी चीज़ आपने रखनी है तो क्लिंग लगा के रखनी है, या फिर कोई ऐसे कंटेनर से ढकना है जो कि फूड सेफ़ हो और कोई भी कंटामिनेशन ना करें। ऐसा नहीं कर सकते हम कि किसी भी रैंडम चीज़ से आपने ढक दिया, नहीं, अपने फूड सेफ जो कंटेनर्स होते हैं या लिड्स होती हैं या जो रैप्स आते हैं उन्हीं से अपने फूड को सेव करना है। दूसरा ये कि आपने जब भी आप स्टोर करें, बेशक घर में स्टोर कर रहे हैं, किचन में स्टोर कर रहे हैं, फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि 6 इंचेस अबव होना चाहिए फ्लोर से आपका फूड की जो रीच है, ताकि अगर रूडेंट्स वगैरह आ रहे हैं या जो कॉकरोचेस वगैरह अगर अंडे वगैरह दिख रहे हैं तो एक्चुअली यू कैन सी। और अगर फूड अथॉरिटी वाले आते हैं वो भी जो है वो उसके नीचे से टॉर्च मार के देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा इधर जो है वो कंटेमिनेशन हो रही है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो सकती है या किसी ने पेस्ट वगैरह आ गए हैं, तो फिर वो उस तरीके से डील कर लेते हैं। वरना आप नीचे जो है वो जो 6 इंचेस का गैप है उसमें आप जो है वो मारने के लिए जो तरीके मिलते हैं जैसे रैट्स वगैरह को या जो उनके ट्रैप्स होते हैं वो भी आप नीचे रख सकते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि सेफ़र रखें। दूसरा ये डू नॉट, आपने कभी भी स्टोर नहीं करना कोई भी अपनी डिशेस वगैरह फर्नेस रूम में या वॉशरूम्स वगैरह में, वो भी अलाउड नहीं है। या स्टेयर हॉलवेज या जो स्टेयर केस वगैरह होते हैं उसके भी पास आपने अपनी नहीं कोई भी यूज़ और अनयूज़ यानी बगैर यूज़ हुई भी कोई भी आपने कटलरी या क्रॉकरी उधर नहीं रखनी। दूसरा ये कि हमेशा जब भी आपने स्टोर करना है फूड ग्रेडेड उसमें ही करना है, डब्बों में ही करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कोई सा भी प्लास्टिक कंटेनर लेके जो कि केमिकल के लिए किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो उसमें आप स्टोर कर दें, वो अगेन आपकी केमिकल कंटेमिनेशन हो जाएगा। दूसरा ये कि दोबारा एक दफ़ा अगर डीप फ्रॉस्ट हो चुका है या थॉ हो चुका है आपका मीट तो कभी भी उसको दोबारा फ्रीज़ करने के लिए नहीं रखते, उसी को यूज़ करते हैं फिर अगेन, क्योंकि बैक्टीरिया एक दफ़ा वो तो उसके अंदर है, जब वो मेल्ट होगा तो दोबारा से बड़ी तेज़ी से बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करने लग जाता है। अब हम बात करेंगे डिफ्रॉस्टिंग पे। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, घर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी, आम घर की औरतों के लिए भी, और रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी फूड बिजनेस है आपका केटरिंग के हवाले से या वैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ डिफ्रॉस्टिंग। डिफ्रॉस्टिंग की यूजली जो है वो 3 तरीके हैं। डिफ्रॉस्टिंग हर उस चीज़ को बोलते हैं जो आपने फ्रिज से निकाल के ऑलरेडी कुक्ड चीज़ फ्रिज से निकाल के बाहर रखी, उसको हम डिफ्रॉस्टिंग यूज़ करेंगे। और थॉ इज़ अ वर्ड जो कि हम लोग मीट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपके पास गोश्त वगैरह आपने बाहर निकाल के रखा है उसको हम लोग बोलते हैं थॉ। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, डिफ्रॉस्टिंग में और थॉइंग में, तो इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। दूसरा ये कि जब तक फूड आपके फ्रीज़र से निकल के बाहर आपने उसको रखा है डिफ्रॉस्टिंग के लिए या थॉ करने के लिए, तो तकरीबन 2 घंटे के लिए वो सेफ़ है। 2 घंटे बाद उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू होता है। अच्छा, जब मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा था न्यूट्रिशन में, तो उन्होंने हमको बताया था कि आपने कभी भी फूड को या किसी
अनकुक्ड फूड की बात करिए, अनकुक्ड किसी मीट को अगर आपने थॉ करना है तो आप उसे माइक्रोवेव नहीं करते, उसे बाहर छोड़ देते हैं फ्रिज में ताकि वो हो जाए, लेकिन माइक्रोवेविंग का नहीं हमको बताया था। लेकिन अब जब मैंने यहाँ कनाडा आके जो है वो सेफ्टी की जब कोर्स किया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, इन लोगों ने बताया कि आप लोग जो है वो चिकन को एक्चुअली फ्रीज़र से निकाल के माइक्रो करके और फिर उसे यूज़ कर सकते हो फ़ौरन ही अगर आपको एमरजेंसी में चाहिए। लेकिन दैट इज़ रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन मैं उसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी चिकन आधी कुक है और आधी अनकुक है, और आधी हाफ कुक और अनकुक का वही वाली बात है कि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से उसके अंदर ग्रो होगा और इन्फेक्ट भी करेगी। दूसरा ये कि जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो यही करती हूँ कि मैं रात को फ्रिज में निकाल के रख देती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप उसे गोश्त को फ्रिज में निकाल के रख दो और उसके बाद जब सुबह आपने यूज़ करना हो तो वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, नरम हो जाएगा, यानी 4 डिग्री तक आ जाएगा -18 से, और फिर आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं इस तरीके से करती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कुक्ड फूड्स है जैसे मेरे पास नगेट्स वगैरह हैं तो फिर मैं उसे माइक्रो कर लेती हूँ क्योंकि दे आर ऑलरेडी कुक्ड। और जो अनकुक्ड फूड है बेहतर है कि मैं उसको निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ ओवरनाइट और फिर उसको सुबह जो है यूज़ कर लेती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप रनिंग वाटर में ठंडे पानी में छोड़ो, गर्म पानी में नहीं छोड़ेंगे अगेन, ताकि कंटामिनेशन ना हो, बैक्टीरिया ना उसका तेज़ी से ग्रो हो। तो उसको कोशिश करते हैं कि ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए चिकन को छोड़ देते हैं ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर आप उसको यूज़ कर लो। ये वाले केसेस जिस तरीके से आप थॉइंग या डिफ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेफ फूड हेल्डिंग प्रैक्टिसेस के हवाले से। छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं बताती जाऊंगी आप लोग नोट डाउन करते जाएं। जैसे पर्सनल क्लीनिंग पे हम बात करेंगे कि अपने हाथ धोना मुस्तकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आपके नेल से पहुंचता है। आपके बोर्ड्स, कटिंग बोर्ड्स, हर चीज़ जो है वो सैनिटाइज होनी चाहिए। यूटेंसिल्स सारे सैनिटाइज होने चाहिए। और फूड ग्रेड कलर फूड ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपने फूड को डील करना है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में भी। अगर नहीं हुआ तो वैसे भी मैं लिस्ट दे दूंगी। हर फूड का अपना जो है वो फूड ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि आपने किस फूड को किस लाइक कटिंग बोर्ड्स वगैरह के हिसाब से जो है उसे यूज़ करना है। अगर रेड है तो दैट इज़ फॉर मीट, इस तरीके से कलर ग्रेडिंग होती है, उसको आपने जहन में रखना है। बाकी ये कि जब भी आप कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले आप उसे लेकर आएंगे, धोएंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। इवन आप अंडे भी ला रहे हो तो अंडे भी आप पहले लेकर आओगे अपने किचन में, उसके बाद धो के और फिर उसको फ्रिज में रखोगे या फिर उसको यूज़ करोगे। सो ये था सेफ फूड हेल्डिंग प्रैक्टिसेस। मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बातों बातों में काफ़ी इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे जो 5th पॉइंट है दैट इज़ कुकिंग, कि हमारा फूड कुकिंग के हवाले से गुजरता है। कुकिंग का क्या है कि कुक एक तो हमारा फूड लाइक हो जाता है कि हम उसे खा सकें और उससे सारा जो बैक्टीरिया एक्स्ट्रा रह गया है वो 90% तक मर जाता है जब आप उस चीज़ को कुक कर लेते हैं। तो कुकिंग का तरीका ये है कि आपने मैक्सिमम जो है वो 70 डिग्री को क्रॉस करके अपनी कुकिंग करनी है। एक वाटर जब बॉयल होता है यानी कि उसके सरफेस पे बबल आना शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उससे कि हम लोगों का फूड कितना अच्छा और कितना ज़्यादा हम उसको हीट अप करते हैं कि वो आराम से जो है वो 70 को क्रॉस कर ही जाता है। 60 डिग्री बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कुकिंग के हवाले से। दूसरा ये कि आपने जब भी कुक करना है तो मेक श्योर करना है कि सारे यूटेंसिल्स आपके धुले हैं, आपके हाथ धुले हैं, आपका जो बोल है वो धुला हुआ है। और अगर आपने उसको रखा हुआ है कबर्ड में तो एक तो बेहतर है कि आप उसे रिंस आउट कर लो। अब हम प्री हीटिंग पे बात करेंगे कि अगर आपने फूड 2 घंटे तक बाहर रखा हुआ है और उसके बाद भी रखा हुआ है तो बेहतर है कि हर 2 घंटे बाद फूड को प्री हीट कर लिया जाए। जैसे हमारी अम्मियाँ बचपन में बोलती थी कि खाना अभी मैंने पकाया उसको गर्म करके रखो, तो गर्म करके हल्का ठंडा करके उसके बाद आप फ्रिज में रख सकते हो ताकि जो बैक्टीरिया पहले से थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है वो मर जाए, लेकिन 100% वो फिर भी नहीं मरता। तो हमको इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं हॉट हैंड होल्डिंग ऑफ फूड, यानी कि जो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हमने गर्म रखना होता है तो आप मेक श्योर करेंगे अगेन कि 60 डिग्री से अबव हो वो वाले फूड्स जो कि लाइक कुक्ड हैं और उनको कुक गर्म ही रखना, जैसे होल चिकन वगैरह हो गए। और जो कोल्ड फूड है जिनको आपने ठंडा ही रखना हो, जैसे दूध हो गया या फिर एवापोरेटेड मिल्क्स हैं या जो फ्रोज़न आइटम्स हैं, उनको आप ठंडा ही रखोगे। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा जी मैंने जो है इनको मैंने
फ्रीज़र की चीज़ है, मैं उसको फ्रिज में रख दिया तो वो सेफ़ रहेगा। नहीं, जिस पैकेट में लिखा है कि उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है तो आपने वैसे ही रखना है। हमें बाज़ों का लगता है कि हम अपने घर की जो चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ नान बच गई, हम उसे फ्रीज़ कर लेंगे, विच इज़ सेफ़। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, तो वो फ्रीज़ काफ़ी लॉन्गर टाइम तक हो जाती हैं। लेकिन जो हॉट फूड आपको स्पेशली गर्म मिला है वो आपको गर्म ही रखना है, और जो आपको ठंडा मिला है उसको आप ठंडा ही रखोगे, ठीक है। जैसे मैं 10 फूड्स का बताया था कि जो 10 फूड्स बंद है उनको आप बंद ही रखोगे ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ना फैले। अच्छा, अब हम कूलिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे सेफ तरीका ये है कूल करने का कि अगर आपने फ़ौरन फ्रिज में रखनी है कोई चीज़, तो आप क्या करेंगे, आपने गरम गरम ग्रेवी बनाई, सपोज़ आपने क्या करना है, उसे स्लैब पे नहीं छोड़ देना है अगेन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है अपने आप को अपने आप को ख़राब करेगा। अगर आपने 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया तो बेहतर है कि जब वो 2 घंटे गुजर जाए और फिर भी वो अगर हल्का गर्म है, आपको लगता है कि गर्म है, तो आपने क्या करना है, एक बड़ा प्याले में ठंडा पानी रख के और उसके ऊपर वो वाली देगची रख दीजिए, या किसी प्याले में पानी रख के उसके ऊपर वाली देगची रख दीजिए जिसके अंदर ग्रेवी है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी से माइनस में जाना शुरू हो जाता है, और फिर आप उसको बंद करके फ्रिज में रख देते हो। तो ये वाला कूलिंग का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। कभी भी फ़ौरन गर्म चीज़ उठा के फ्रिज में नहीं रखते, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह और सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस फूड के वो ज़ाया हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपका कूलिंग जो है वो आप 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे करो, उसके बाद फिर फ्रिज में रखो या फिर डायरेक्ट फ्रीज़र में रखो। ऐसे डायरेक्ट फ्रीज़र में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम सर्विंग के ऊपर बात करते हैं। कभी भी जब आप किसी को सर्व कर रहे हो तो आप किस तरीके से करोगे कि वो सेफ़ रहे। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप प्लेट में खाना देते हैं या प्लेट सर्व करते हैं तो हमेशा उसको एजेस से पकड़ते हैं। अवॉइड करें कि आपकी उंगली जो है वो सेंटर वाले पॉइंट पे जाए। सिमिलरली जब आप स्पून देते हैं तो स्पून का भी ये होता है कि जो चीज़ उसके माउथ से टच होनी है उसको आपने टच नहीं होना। सपोज़ ये अगर आपने ये वाला इसका पार्ट है जहाँ से आपने सर्व करना है, स्पून लोगों ने खाना है, तो आप उसको हमेशा हैंडल से लोगों को पकड़ा कर दोगे ताकि जो है ना इसको कोई टच ना करे, इससे आपके हाथ की जो गंदगी है वो ना जाए। सेम विद द केसेस विद नाइफ्स और फोक्स के लिए भी यही इस्तेमाल होगी। बाकी जो कप्स हैं वो हमेशा हैंडल से पकड़ें, उसको यूँ करके जैसे हम लोग पकड़ते हैं मग, उस स्टाइल से कभी भी नहीं पकड़ें, स्पेशली जब आप किसी को दे रहे हो। वो अलग बात है कि आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं उससे कोई चीज़। सिमिलरली ग्लासेस के साथ भी यही है कि कोशिश करें नीचे से ग्लास पकड़ें, ऊपर से ना पकड़ें, ताकि उसको भी जगह मिले अपना हाथ रखने की और वो आराम से उसको ले सके। तो ये सर्विंग के छोटे छोटे टिप्स हैं जो सेफ होते हैं हमारे लिए। बाकी ये लेफ़्ट ओवर फूड को हमेशा हमने रैप करके रखना है। डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे कप्स वगैरह में अगर आप सर्व कर रहे हैं, प्लेट्स में सर्व कर रहे हैं, वो फूड ग्रेडेड नहीं होती हैं, एक ही दफ़ा यूज़ करने की होती हैं, तो यू हैव टू थ्रो देम राइट अवे। कभी भी उसको रीयूज़ नहीं करते डिस्पोजेबल आइटम्स को। प्लीज़ ये अपने घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगेन, जो भी आप कंटेनर यूज़ कर रहे हो मेक श्योर करें कि वो ढके रहें। यानी जैसे हम लोग बूफे वगैरह में जाते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा वो गर्म भी रहता है और ढका भी रहता है, इसलिए क्योंकि अगर वो ढका हुआ नहीं है तो अगेन कंटेमिनेशन होगी। सो ये था हमारा फ्लो ऑफ फूड। इसके 8 पॉइंट्स से 8 पॉइंट्स को मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, अगर आपको फर्दर इस पर रिसर्च करनी हो तो फिर आपको ये मिल जाएंगे। अब हम हैसअप के बारे में बात करेंगे, विच स्टैंड्स फॉर हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसमें ये है, इसमें फूड अथॉरिटी वाले जो है वो एक सेफ्टी पॉइंट बनाते हैं और हमको एक वे देते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि अच्छा कहाँ पे हमने गलती की और किस वजह से जो है वो हमारी फूड अथॉरिटी को नुकसान हुआ या किसी शख्स को उससे नुकसान हुआ। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं, और हैसअप जो है वो बेसिकली हमको इसलिए भी नुकसान देता है क्योंकि वो इट्स अ कंट्रोल पॉइंट जो कि हमारी फूड अथॉरिटी वालों के पास होता है। यानी कि उससे कोई शख्स बीमार हुआ हमारे फूड खा के या उससे कोई तकलीफ़ हुई, वो सब इसके अंदर आ जाता है। अब इससे क्या क्या वो लोग फ़ाइन लगा सकते हैं, वो हमारे जो है वो चार्जेस हमको दे सकते हैं, या फिर हमारा रेस्टोरेंट भी बंद कर सकते हैं, या फिर जो कस्टमर अगर बीमार हो गया है तो वो हम पे केस भी कर सकता है, और ये उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, हमें नहीं करेंगे, फिर गलती हमारे पास से है। सो जब वो आते हैं तो हैसअप वाले या आप फूड अथॉरिटी कह लीजिए, वो जब आते हैं तो दे मेक श्योर करते हैं कि आपका जो फूड है वो सही तरीके से सेफली सारे फ्लो ऑफ फूड को गुजरते हुए आपके पास सही डिलीवर हो रहा है और आप उसको सही से मैनेज कर रहे हो अनटिल कि आप उसको कंज्यूमर के पास भेजें।
तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाले पॉइंट्स वो नोट करेंगे। दूसरा ये कि लिस्ट वो बनाते हैं सेफ़ प्रैक्टिसेस की। दे जस्ट आपके पूरे रेस्टोरेंट में घूमेंगे और वो मेक श्योर करेंगे कि आपने सारी चीज़ें जो हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, किस तरीके आप रैप करते हो, किस तरीके से फूड को साफ़ करते हो, कौन से आपके कटिंग बोर्ड्स हैं, उन सबको जो है वो डिस्कस करते हैं और उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो मेक श्योर करें जितनी भी बातें हमने बताई हैं वो आप उसको फॉलो अप करो, ताकि अगर फूड अथॉरिटी वाले आते हैं तो फिर आप बच सकते हैं। दूसरा ये कि दे जस्ट चेक कि हर चीज़ जो है वो डेंजर जोन के अंदर तो नहीं है, डेंजर जोन से बाहर, और कौन सी चीज़ें डेंजर जोन में हैं जिनसे हमको नुकसान नहीं पहुंच सकता। जैसे मैंने आपको नॉन हैज़र्डस फूड के बारे में बताया। तो कभी भी इंस्पेक्टर वगैरह आए तो यू शुड नो कि आपको जो है फ्लो ऑफ फूड के बारे में पता हो और किस तरीके से आप अपने फूड को सेव करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल से पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं और फिर वो एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए स्कैंडल बन जाता है और हमारे रेस्टोरेंट के लिए भी। इस चैप्टर में हम फूड प्रेमिसेस के बारे में बात करेंगे, यानी जो आपका रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में जो जो जगहें हैं दैट इज़ कॉल्ड फूड प्रेमिसेस, जहाँ पे आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है या फिर आप लोगों को सर्व कर रहे हो। पहले हमने जितना पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू फूड, के फूड किस तरह कंटामिनेट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कुछ पॉइंट्स हैं जो यू हैव टू बी लाइक मेक श्योर कि आपके जो फूड प्रेमिसेस हैं उधर अवेलेबल हैं। जैसे पहला पॉइंट बात करेंगे लाइटनिंग के बारे में, कि जो भी आपका फूड बिजनेस है या फूड लाइक प्रेमिसेस है उसमें ज़्यादा लाइट हो, ताकि कहीं से भी कोई कॉकरोच वगैरह या कोई इंसेक्ट वगैरह है तो यू कैन एक्चुअली सी, और कहीं पे अगर कंटेमिनेशन हो रही है, पानी बह रहा है तो आपको दिखता है। तो पहला पॉइंट है कि यू शुड हैव अ लाइक गुड लाइटनिंग सिस्टम। बहुत अच्छी और तेज़ लाइट्स होनी चाहिए, स्पेशली जहाँ पे खाना पक रहा है उधर, यानी बहुत रोशन होना चाहिए आपका जो किचन है, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपको दिख सके। दूसरा ये कि स्टोरेज स्पेस, यू शुड हैव एन इनफ स्टोरेज स्पेस, और हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए आपके किचन में, कि आपने इसको इधर स्टैक करना है, ताकि अगर कोई भी शख्स आप दूसरा अगर जॉब पे रख रहे हो तो उसे पता हो कि अच्छा मैंने इधर ही रखना है, और कोई अगर जल्दी में भी हो तो उसे पता हो कि कौन सी चीज़ किधर रखी है। तो हर चीज़ का अपनी एक स्टोरेज होनी चाहिए, ताकि इट्स ईजियर टू गेट इट, एंड इट्स लाइक कंटेमिनेशन से भी आप बच जाते हैं। तो एवरीथिंग एट इट्स प्लेस एंड एवरीथिंग शुड हैव इट्स प्लेस, ठीक है। दूसरा हम वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे, कि प्रॉपर आपके पास जो एग्जॉस्ट के सिस्टम होने चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए। एग्जॉस्ट सारी जो धुआं या जो गंदगी है आपके जो फूड से प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत तेज़ी से सक करता है, ना कि इन्वायरमेंट में छोड़े और इन्वायरमेंट आपकी ख़राब हो। और दूसरा है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी क्रॉस वेंटिलेशन, की खिड़की और से आपका फ्रेश एयर आए और फ्रेश एयर जाए। तो क्रॉस वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इस तरह की प्रेमिसेस हो जहाँ आपके पास गेट है तो यू हैव टू ओपन इट ताकि आए जाए, और नेट लगा के रखो ताकि मक्खी वगैरह ना है। वॉल्स और सीलिंग जो है वो गुड शेप में होनी चाहिए, टाइल्स भी गुड शेप में होने चाहिए। ऐसा ना हो कहीं से चिप गिर रहा हो या बार बार जो है उसका कलर जो है वो झड़ रहा हो, जो कि कंटेमिनेट करे फूड को भी और आपका प्रेमिसेस भी गंदा लगे। बाकी ये कि फ्लोर कवरिंग जो है वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बेहतर है फ्लोर कवरिंग ना हो, यानी टाइल्स वगैरह हो, कुछ कारपेट वगैरह ना हो, क्योंकि कारपेट्स वगैरह को साफ़ करना रेगुलरली इट्स अ वेरी टफ जॉब, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने रेस्टोरेंट में लाइव एनिमल्स को अलाउ करते हो कि नहीं करते हो, करते हो तो कौन से एनिमल्स को करते हो। जैसे कैट्स और डॉग्स तो बहुत ज़्यादा लोग कैरी करते हैं, तो बेहतर है कि ये आपको पता हो और कितने हद तक आप रखते हो, यानी कि कितने उस तक अलाउ करते हो। तो बेहतर है, मैं अगर पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मैं अपना ओपिनियन यही दूंगी कि आप नहीं अलाउ करो। अगर मेरे पास है फूड प्रोमिसेस तभी मैं अवॉइड करती हूँ कि मेरे घर में भी कोई पेट ना लाए, क्योंकि उसके बाल वगैरह झड़ते हैं और अगेन उसमें पैरासाइट्स वगैरह के अंडे होते हैं। बेशक जितना भी आप अपने पेट को साफ़ रखो, लेकिन दैट इज़ बैड फॉर एवरीबॉडी। बाकी है कि वेस्ट का प्रॉपर आपके पास सिस्टम होना चाहिए। गार्बेज और वेस्ट का, वॉशरूम के वेस्ट का डिफरेंट बैग्स होने चाहिए, और जो किचन के ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसका डिफरेंट बैग्स होने चाहिए। बाकी है कि वॉशरूम्स वगैरह बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। कहीं पे भी सूएज की प्रॉब्लम है तो यू हैव टू कॉल देम इमीडिएटली, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई गटर उबल गया, इस तरह का कोई चीज़ है या आपका जो सिंक ख़राब हो जाता है, वो पूरे आपके फूड को इन्फेक्ट करता है, और वो काफ़ी दिनों तक, बेशक आप साफ़ भी कर लो लेकिन काफ़ी दिनों तक उधर गंदगी ही रहती है, स्पेशली जो कॉर्नर्स होते हैं। तो कभी भी इस तरीके से हो
तो यू हैव टू कॉल लाइक जो डील करते हैं सेवरेज वगैरह, उनको जो है बुलाएं और उनसे साफ़ करवाएं। बाकी जो है कि अगर कभी आपका रेस्टोरेंट इस तरह इस कंडीशन में है कि अच्छा लाइट चली गई या पावर शॉर्टेज हो गई, तो बेहतर है आप उस फ्रिज को ना खोलो, ठीक है। अगर आप खोल भी रहे हो, बहुत टाइम हो गया और आपको खोलना है, तो आप बहुत ज़्यादा बर्फ़ ख़रीद के बाज़ार से और उसके अंदर स्टैक करें, ताकि टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 4 डिग्री से कम हो, फ्रिज का भी और फ्रीज़र का भी। फ्रीज़र तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, इवन मैं अपने घर में भी अवॉइड करती हूँ कि अगर लाइट चली गई तो उसको बंद ही रखें, ताकि अंदर की हवा अंदर ही रहे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यू हैव टू बी लाइक कॉन्शियस, आपके प्रेमिसेस के लिए अच्छे हैं और आपके इवन घर के लिए भी अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे पेस्ट प्रिवेंशन की। पेस्ट क्या है, यानी कोई सा भी स्मॉल इंसेक्ट या कोई सा भी स्मॉल एनिमल जो कि फूड को हमारे डिस्ट्रॉय करेगा, उसके अंदर पैथोजेंस डालेगा, बैक्टीरिया डालेगा, उसको हम बोलेंगे यानी कि हमारे रेस्टोरेंट में पेस्ट होगा, जिसमें 3 कॉमन है, कॉकरोचेस, फ्लाइज और रूडेंट्स। रूडेंट्स यानी कि माउस या रैट्स वगैरह आ जाते हैं। अब अगर तो ये रात को निकल रहे हैं तो यू हैव टू टेक अ वेरी नाइस स्टेप, लेकिन अगर वो दिन में निकल रहे हैं तो फिर तो वाकई घबराने वाली बात है, क्योंकि जो पेस्ट वगैरह हैं वो यूजुअली रात को निकलते हैं या डल एरिया और इस तरीके से एरिया में निकलते हैं जब ज़्यादा शोर शराबा ना हो, रोशनी ना हो। लेकिन अगर दिन में भी आपको नज़र आ रहे हैं तो फिर यू हैव टू टेक अ वेरी लाइक सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप उसको अपनी प्रेमिसेस को बचाने के लिए। दूसरा ये कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, अगर एक भी आपको दिख गया है तो आप उसको लाइटली ना लें। एक है, कल आपको 10 दिख रहे होंगे, तो इतनी तेज़ी से ये बढ़ते हैं कि आपको फिर बाद में कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। तो बेहतर है कि जैसे आपको पहला कॉकरोच दिखे उसी टाइम आपने स्टेप लेना है। पहली बात जो है वो हम बात करेंगे कॉकरोचेस के हवाले से। कॉकरोचेस जो है वो यूजुअली डार्क एरियाज़ में रहते हैं, मॉइस्ट और वार्म एरियाज़ में यूजुअली पाए जाते हैं, यानी किचन का वो वाला एरिया जो कि डार्क है और मॉइस्ट है, जैसे हमारे अवन के बैक साइड वाला हो गया, अवन की साइड की वॉल्स हो गई, उस तरफ हो गए, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमने स्टोर किया हुआ है कुछ, और सिंक के नीचे वाली जगह, इधर आराम से आपको कॉकरोचेस मिल जाएंगे। और कॉकरोचेस जो है वो पैथोजेंस कैरी करते हैं, और सेमोलिना जो है वो कैरी करता है, जो कि हमारे फूड को ख़राब करता है और अगेन हमको बैक्टीरिया देता है। तो बेहतर है कि अगर आपको एक भी दिखे उसी टाइम आपने स्टेप लेना है। अब हम फ्लाइज़ के ऊपर बात करेंगे। फ्लाइज़ अगेन कहीं पे भी बैठती है तो अपने पैरों में, अपने बालों में, अपने जो है विंग्स में वो बैक्टीरिया कैरी करती है। जब आपके फूड पे बैठती है तो आपका फूड भी ख़राब करती है, और ये अंडे वगैरह फूड के ऊपर ही दे देती है, और जब आप उसे खाते हो तो आपके पेट में चले जाते हैं उसके अंडे और गार्बेज में। तो ये अट्रैक्ट किससे होती है फ्लाई? यूजुअली जो है किसी भी किस्म की स्मेल से। आपका फूड स्मेल, खुशबू जो आ रही है, इवन आपके पास से अगर खुशबू है जो ह्यूमन स्मेल होती है, उसके पास से खुशबू है, फूड की है, गार्बेज की बदबू है, उस चीज़ से हमेशा मक्खी जो है वो अट्रैक्ट होती है। तो मक्खी हमेशा जो है वो फूड की या फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है कि इंसान, ह्यूमन इज़ अ फूड है, लाइक इट्स अ मीट, तो उसकी जो अपनी खुशबू होती है उससे भी अट्रैक्ट होती है। हर किस्म की खुशबू से मक्खी अट्रैक्ट होगी। अब हम बात करते हैं रूडेंट्स की, यानी कि रैट्स और जो माउस है उसकी बात करते हैं। तो अगर तो ये आपके पास आपको एक भी है तो आप फ़ौरन जो है ट्रैप्स रखो। अगर ट्रैप्स में नहीं आ रहा तो फिर आप पेस्ट कंट्रोल वालों को बोलो, या फिर उसके लिए जो पॉइजनस छोटी छोटी गोलियां टाइप आती हैं वो कॉर्नर्स में डालें। लेकिन कोशिश करें कि फूड जो है वो फूड के करीब ना हो, या फूड उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो। अब मसला ये होता है, ये जहाँ जाता है आपको जो है ना आप उसके निशान छोड़ जाएगा, जैसे कि उसके फीसेस आपको दिखेंगे, या वो यूरिन करता है जगह जगह जो हमें नहीं दिखता, लेकिन वो यूरिन हमारे लिए इसलिए ख़तरनाक है कि उस पर मक्खी बैठ रही है और वही हमारे फूड पे जा रही है, तो दैट इज़ डिस्गस्टिंग। अब हम बात करेंगे कि अगर आप के को इस तरह का पेस्ट दिख रहा है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है जो कि बहुत अभी छोटे पैमाने पे, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले तो देखोगे कहाँ से वो एंटर हो रहा है। कभी भी अपने घर में भी, इवन या अपने रेस्टोरेंट में या कोई भी कहीं भी आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर करें उधर कोई भी गैप्स ना हो, किसी भी चीज़ में टाइलों के दरमियान में क्रैक्स ना हो, वॉशरूम्स वगैरह में जो है वो कहीं पे लीकेज ना हो, और या ड्रेन का पाइप जो है वो बंद हो। अब आप ड्रेन का पाइप, अगर आपको कहीं पे प्लग्स या ड्रेन का पाइप ओपन दिख रहा है जो कि
पानी के जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं या खुले हैं, तो आपने क्या करना है, स्टील वॉल से उसको कवर करना है। कपड़े से कभी भी होल नहीं बंद करते, कि वो कपड़ा वो काट के आ जाता है। तो मेक श्योर करें कि स्टील वॉल या जो स्टील की जो चादर सी होती है, उससे आप अपने होल्स वगैरह, वॉशिंग मशीन के पाइप्स होते हैं या डिश वॉशर के पाइप्स होते हैं, उनको आप स्टील वॉल से यानी या फिर स्टील का जो चादर सी आती है उससे आपने कवर करना है, ताकि वो सेफ़ रहे। दूसरा ये आपको पता कैसे चलेगा कि जो पेस्ट आना शुरू हो गए, अगेन आपको फीसेस वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगे, उसके अंडे दिखना शुरू हो जाएंगे, और हर वक्त आपको कुछ ना कुछ लाइक मक्खी का तो फ़ौरन पता चल जाता है, डूडल्स वगैरह का नहीं पता चलता, लेकिन स्टिल अगर आपको शक है तो आप कोई छोटा सा पार्टिकल या कोई छोटा फूड का चीज़ रख के देखो कि उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे तो कॉमन यही है कि वो फ़ौरन जो है वो अपनी फीसेस उधर छोड़ते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा इधर जो है वो पेस्ट आ रहा है। बाकी ये कि आपने अगर आपके पेस्ट आ गए, आपने मार दिया, उनको हटा दिया, अब आपने क्या करना है, पूरी जो सरफेस है उसको साफ़ करना है, सैनिटाइज करना है। सारे जो उसका जो वेस्ट है आपने बगैर टच किए या किसी ब्रूम की मदद से उन सबको फेंक देना है, और बाकी जो है वो स्प्लिट से उनको साफ़ करना है, और मिक्स श्योर करें कि फूड से कम कंटेमिनेशन हो। दूसरी बात ये है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर पेस्ट आपके उसमें आ रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो बेहतर है पेस्ट कंट्रोल वालों को जो है आप बुलाएं, क्योंकि जो हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो उनके पास केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्योंकि हमें वो इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं मिलते बाज़ार में, क्योंकि जब हम नहीं हैंडल कर सकते इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, और वो हमारे लिए भी सेफ़ नहीं है, तो उनको पता होता है उसको किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे उसको सेव करना है। और जो उनके केमिकल्स होते हैं यूजली सरफेस पे जाके बहुत देर तक चुपके रहते हैं, यानी महीनों वो चुपका ही रहेगा, पतली सी लेयर आ जाती है, उसको आप साफ़ करते रहो, हमारे लिए ठीक होते हैं, क्योंकि वो उनके जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनके लिए ठीक नहीं होते। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके घर में या आपके फूड बिजनेस में पेस्ट की, तो यू हैव टू कॉल देम और एक दफ़ा चेक करा लो, ताकि सेफ़ है आपके लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी। सो हमने 9 चैप्टर्स जो है वो डिस्कस किए, जो कि फूड रिलेटेड थे, फूड हैंडलिंग से रिलेटेड थे और फूड सेफ्टी से थे। तो आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि फूड सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और हमको कितना ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। बेशक आप घर का आम खाना पका रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कोई फूड बिजनेस नहीं कर रहे हो, जब भी आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए और आपको इसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। और अगर आप कोई फूड बिजनेस में हो, कोई अपना रेस्टोरेंट चला रहे हो या घर से केटरिंग कर रहे हो, सो बेहतर है, सेफ़र साइड जो है आप लोग सर्टिफिकेट्स ले लो। आपको जो है फूड हैंडलिंग का सर्टिफिकेट आराम से मिल जाएगा। मैंने गौतम से लिया था और मैंने उनकी 1 दिन की क्लास दी, उसके बाद उन्होंने मुझसे टेस्ट लिया, उसके बाद जो है मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला, उससे समझ आया और काफ़ी ज़्यादा एक पूरी दुनिया खुली, एक पूरा नया व्यू मिलता है, विजन मिलता है फूड से रिलेटेड। और अगर आप किसी और लाइक कंट्री में हो, जैसे मैंने यहाँ पे आके दोबारा से मैंने जो है वो यही कोर्स किया, तो फिर मैंने जो है वो गवर्नमेंट ओंटारियो का फिर लिया कनाडा में आके, तो उन्होंने मुझे जो है वो छोटा कार्ड दिया, जो कि आप हर वक्त कैरी कर सकते हो। किसी भी फूड बिजनेस में अगर है तो आपके पास है तो यू आर सेफ़, लोग फिर आपको डाउट नहीं करते और आपका फूड भी सेफ़ रहता है और आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो लाइक समझाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको जो है वो नॉलेज देते हैं। तो प्लीज़ ज़रूरी है कि आपको फूड सिस्टम के बारे में पता हो। हम खाना पकाना तो सीख जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने खाने को किस तरीके से डील करना है। और पहले जो दौर था, पहले इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी, पहले ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती थी, क्योंकि पहले ज़माने की प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फ्रिजेस नहीं थे, हर चीज़ हम लोग सेफ़ रखते थे और फ्रेश यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे साथ मसला ये कि हम हर चीज़ जो है वो फ्रिज में रख के इस्तेमाल करते हैं और बहुत दिनों का स्टॉक करते हैं अपने घर में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हमको उसको किस तरीके से इसे स्टॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेहतर है कि आप लोग प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा जानो, बल्कि मेरी वीडियो से आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हो, और स्पेशली वो लड़के लड़कियाँ जो कि बिल्कुल लाइक अभी कहीं और शिफ्ट हुए हैं, उनको फूड रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है, तो ये वाली वीडियो उनके लिए मेरे ख्याल से आइडियल है, जो पढ़ सकते हैं आराम से, उसके बाद जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन इसमें सारे चैप्टर जो है वो क्लियर कर दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो में मेरा साथ दिया, एंड थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। जज़ाकल्लाह।